डाउट्स यहां पर कवर कर दूंगा, इसीलिए जरा ध्यान से समझना। तो पहले हम लोग रिवाइज करते हैं, फिर मैं आपको लिख लिख के रिवाइज करवाऊंगा, आपको सब याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए जरा हम लोग स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए जरा कौन सी चीजें जो है कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होती हैं? ग्लोमेरुलस, बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट बन जाएगा। अब आप मुझे बताओ जरा कौन सा मेड्यूला में प्रेजेंट होता है? लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट, ये भी हम लिख सकते हैं एंड कलेक्टिंग डक्ट। क्लियर हो गया? आज हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। और आप मुझे बताओ जो मेड्यूला और कॉर्टेक्स दोनों में है वो कौन हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा कलेक्टिंग डक्ट। क्लियर है? आगे आ जाइए। अब आप देखो जरा यहां पर मैंने क्या देखा था, ये जो यहां पर एंडोथीलियल सेल थे, इन एंडोथीलियल सेल में किसके? ग्लोमेरुलस के। किसके? आप मुझे बताओ जरा, ग्लोमेरुलस के। ग्लोमेरुलस के जो एंडोथीलियल सेल हैं, उन एंडोथीलियल सेल में आप मुझे बताओ क्या प्रेजेंट है? पोर्स प्रेजेंट है, जिनको हम फेनेस्ट्रा बोल देते हैं, फेनेस्ट्रेशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? फेनेस्ट्रेशन। एक बार जरा सभी लोग टाइप करो, क्या बोल देंगे उसको? फेनेस्ट्रेशन। क्या बोल देंगे उसको? फेनेस्ट्रेशन। सभी को क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताना यहां पर क्या प्रेजेंट है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। और इस तरफ क्या प्रेजेंट है? दीज आर पोडोसाइट, ऐसे सेल जिनमें फीट लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसे सेल जिनमें फीट लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम क्या बोल देंगे? पोडोसाइट्स। और इन पोडोसाइट्स के बीच में जो स्पेस है, स्लिट, इनके बीच में जो स्पेस है, स्लिट, उसको हम क्या बोल देंगे? या तो फिल्ट्रेशन स्लिट, या फिर स्लिट पोर, या फिर क्या बोल देंगे? स्लिट पोर। सभी को क्लियर हो गया? क्या हम आगे बढ़ जाएं? अब ये देखो जरा, फेनेस्ट्रेशन मैंने आपको दिखाया था, इस तरीके से छोटे छोटे इसमें गड्ढे होते हैं। ये ग्लोमेरुलस का डायग्राम है, तो आपको बन जाएगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ व्यू। अब मुझे बताओ, हम बिल्कुल बेसिक पढ़ते हैं, अब हम बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे हैं, कितने टाइप का ट्रांसपोर्ट होता है? कितने टाइप का ट्रांसपोर्ट होता है मुझे बताओ जरा। सबसे पहले आप मुझे बताइए जरा, लिपिड का। किसका होता है मुझे बताओ जरा? लिपिड सॉल्युबल का। अब देखो, लिपिड सॉल्युबल जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं, दे कैन इजीली डिफ्यूज इनसाइड द मेम्ब्रेन। वो आसानी से मेम्ब्रेन के अंदर चले जाएंगे, वो आसानी से मेम्ब्रेन के अंदर चले जाएंगे। और जब वो आसानी से मेम्ब्रेन के अंदर चले जाएंगे तो इसको हम क्या बोल देंगे? बिना किसी एनर्जी के सिंपल डिफ्यूजन, बिना किसी मदद के। लेकिन अब मान लो पोलर मॉलिक्यूल है, और आप जानते हो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन नॉन पोलर होती है, तो क्या ये इसको क्रॉस कर पाएंगे? दे कैन नॉट क्रॉस, ये उसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो आप मुझे बताओ जरा, पोलर मॉलिक्यूल जो है उनको क्रॉस कराने के लिए चैनल्स की जरूरत है। पोलर मॉलिक्यूल्स को क्रॉस कराने के लिए किसकी जरूरत है? चैनल्स की जरूरत है। और इस चैनल के थ्रू, इस चैनल की मदद से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पर गया तो उसको हम क्या बोल देंगे? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब यहां पर आप देखो, पोलर मॉलिक्यूल। क्लियर है? अब देखो, पोलर मॉलिक्यूल है लेकिन इनकी कंसंट्रेशन बाहर कम है, अंदर ज्यादा है, और हम इसको ऐसे अंदर भेजना चाहते हैं। कहां भेजना चाहते हैं? अंदर भेजना चाहते हैं। तो आप मुझे बताओ जरा, जब अगेंस्ट द कंसंट्रेशन भेजना है या फिर सीढ़ियों पे चढ़ना है तो एनर्जी लगेगी, तो इसको अपहिल ट्रांसपोर्ट बोल देते हैं। दे आर कॉल्ड एज कैरियर। इनको क्या बोल देंगे? कैरियर। सभी को क्लियर हो गया? अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन अकर्स वाया चैनल। क्लियर हो गया? चैनल्स आर हाईली स्पेसिफिक टाइप ऑफ, अब मुझे बताओ जरा, चैनल्स आर हाईली स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ चैनल। बहुत अच्छे समझना, क्योंकि यदि आपको यह समझ में नहीं आया तो आपको लूप ऑफ हेनले समझ में नहीं आएगा। यदि आपको यह समझ में नहीं आया तो आपको लूप ऑफ हेनले समझ में नहीं आएगा। सभी को ये बात अच्छे समझ में आ गई? आपको क्या समझ में नहीं आएगा? लूप ऑफ हेनले। क्लियर हो गया? तो अब आप मुझे बताना जरा, 8, ये एक पॉलीपेप्टाइड हो गई, ऐसी 8 पॉलीपेप्टाइड से मिलके एक बड़ा चैनल बन जाता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं? एक्वापोरिन, जिससे केवल वाटर जाता है। ओनली फॉर वाटर, ओनली फॉर वाटर। याद रखना, किसके लिए? ओनली फॉर वाटर। अब देखो जरा, कुछ चैनल ऐसे जिनसे सोडियम जाएगा, कुछ ऐसे जिनसे पोटेशियम जाएगा, ये सारे चैनल्स हैं। क्लियर हो गया? और ये स्पेसिफिक है, ये बिल्कुल स्पेसिफिक है। तो सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? आगे आ जाइए। अब आप मुझे बताओ, टाइप्स ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। केवल एक ही टाइप का मॉलिक्यूल जा रहा है, किसी और को ले जा भी नहीं रहा, किसी और की कंसंट्रेशन पर डिपेंड भी नहीं कर रहा, तो इसको क्या बोल देंगे? यूनिपोर्ट। क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ? ओनली मूवमेंट ऑफ वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, एंड दिस डज नॉट डिपेंड्स ऑन एनीवन। ये किसी पर डिपेंड नहीं करता,
कौन यहां पर है कौन यहां पर नहीं है, ये वैसा है। क्लियर हो गया। एकला चलो जो मैंने आपको बताया था। दूसरा है, आप देखना यदि सोडियम जा रहा है तो वो अपने साथ में ग्लूकोज ले जा सकता है, अमीनो एसिड ले जा सकता है, फॉस्फेट ले जा सकता है, लैक्टेट ले जा सकता है। तो इसको क्या बोलेंगे, साथ में लेकर जा रहा है तो इसको बोलेंगे सिंपोर्ट। लेकिन आप मुझे बताओ जरा, सोडियम आ रहा है और इसकी वजह से इसके आने से H+ आयन जा रहा है। सभी को क्लियर हो गया। आप इस तरीके से समझो, ये सिंगल लाइफ, जब आप सिंगल थे, बिल्कुल सिंगल थे, बिल्कुल फोकस थे, किसी से कोई मतलब नहीं था, समझ में आ गया। नए नए निब्बे निब्बी बने हो, जहां निब्बा वहां निब्बी, जहां निब्बा वहां निब्बी, बात समझ में आ गया, जहां निब्बा वहीं निब्बी। क्लियर हो गया। अब आप मुझे बताओ जरा, ये वाली कंडीशन हो गई, ये वाली कंडीशन हो गई कि मान लो आप मुझे बताओ जरा क्या हो गई, शादी हो गई तो पता चले जहां गया हस्बैंड उसके अपोजिट में जा रही है वाइफ। क्लियर हो गया। तो आप मुझे बताओ जरा, ऐसा होता है कि नहीं होता, बोलिए जरा जल्दी से। ऑल द कॉन्सेप्ट आर फिक्टिशियस, नो रिजेंबलेंस विथ एनी कैरेक्टर। तो ये आपको बन जाएगा एंटीपोड। अब आप मुझे बताइए जरा सिंपोड, जरा ध्यान से देखना। इसी को मैं ऐसे बना रहा हूं, इससे क्या फायदा हो जाएगा, आपको समझने में आसानी हो जाएगी। क्लियर हो गया। तो आप मुझे बताओ, ये एक सोडियम से जुड़ेगा, दो ग्लूकोज से जुड़ेगा, तो अब क्या हो जाएगा, ये यदि ऐसे आएगा तो अब देखो, यदि ये ऐसे घूम जाएगा तो एक सोडियम इस तरफ लाएगा और दो ग्लूकोज इस तरफ लाएगा। ये यदि ऐसे घूम जाएगा तो एक सोडियम लाएगा, दो अमीनो एसिड लाएगा, एक सोडियम लाएगा, दो फॉस्फेट लाएगा। तो इनको बोल देते हैं सोडियम ग्लूकोज सिंपोर्टर, सोडियम अमीनो एसिड सिंपोर्टर, सोडियम फॉस्फेट सिंपोर्टर बन जाएगा। अब देखो एंटीपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो एंटीपोर्ट में क्या होगा, सोडियम जिस तरफ जाएगा, सोडियम जिस तरफ जाएगा उसके अपोजिट में कौन जाएगा, आप मुझे बताओ जरा, H+ आयन। कौन जाएगा, आप मुझे बताओ जरा, H+ आयन। सभी को बन जाएगा, कौन जाएगा, H+ आयन। सभी को क्लियर हुआ, सभी को एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। बेटा एक्चुअली क्या है, मैंने तो ऑफ कर दिया था फिर, लेकिन काफी सारे जो बच्चे उनके मैसेजेस आए कि बोले सर आप क्लास रख लो, तो मैंने कहा ठीक है मैं क्लास रख लेता हूं। ठीक है, तो बोले सर मुहर्रम में घूमना होता है और हम लोग बाहर जाएंगे नहीं, तो बोले प्लीज आप क्लास रख लो। ऐसे मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस थे, तो इसीलिए मैंने कहा कि मैं क्लास रख लेता हूं। समझ में आया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आप मुझे बताओ जरा, यहां गया सोडियम, यहां गया हाइड्रोजन, अरे यहां गया सोडियम, यहां गया हाइड्रोजन, यहां गया सोडियम, यहां गया हाइड्रोजन, तो इसको क्या बोल देंगे, एंटीपोर्ट। और इसको समझने के लिए मैंने कैसा बना दिया, ऐसा कि ये यदि घूमेगा, देखो जरा, ये ऐसे घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा, तो ये सोडियम अंदर छोड़ देगा, ये H+ आयन बाहर छोड़ देगा। ये सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। क्या हम आगे बढ़ जाएं। अब देखो जरा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। A फॉर एक्टिव, A फॉर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, A फॉर एक्टिव, A फॉर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सभी को क्लियर हो गया, सभी को ये बात अच्छे से समझ में आ गई। अब आप मुझे बताओ जरा, A से ATP यूज्ड होंगे, क्या होंगे, आप मुझे बताओ जरा, ATP यूज्ड होंगे। आदित्य रंजन एक बार टाइप करना है, समझ में आ गया, जिससे बाकी लोगों के जो है वो डाउट्स दिख सके। क्लियर है, चलो आगे आ जाओ। तो आप मुझे बताओ, इन्हीं को बोल देते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपेस और सोडियम पोटेशियम पंप। क्या बोल देते हैं, आप मुझे बताओ जरा, सोडियम पोटेशियम एटीपेस और सोडियम पोटेशियम पंप। क्लियर हो गया, बोलो जरा जल्दी से। अब आप मुझे बताना, यहां पर आप देखो, हमेशा सोडियम बाहर ज्यादा होगा, अंदर कम होगा, पोटेशियम हमेशा अंदर ज्यादा होगा, बाहर कम होगा। ऐसा क्यों होता है, आपने यदि हाइड्रेशन रेडियस के बारे में पढ़ा हो, यदि आपने केमिस्ट्री में हाइड्रेशन रेडियस के बारे में पढ़ा हो, तो सोडियम ज्यादा पानी को अट्रैक्ट करता है एज कंपेयर टू पोटेशियम। सोडियम ज्यादा पानी को अट्रैक्ट करता है एज कंपेयर टू पोटेशियम। तो इसीलिए सोडियम को बाहर रखना जरूरी है, अदरवाइज सेल के अंदर बहुत सारा पानी आ जाएगा। क्या हो जाएगा, आप मुझे बताओ जरा, बहुत सारा पानी आ जाएगा। क्लियर हो गया, सभी को ये बात अच्छे से समझ में आ गई, कोई डाउट है इसमें, कोई कंफ्यूजन है, तो इसको बाहर रखना है और इसको अंदर रखना है। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं, अब आप देखो जरा, सोडियम को बाहर करना है और बाहर ज्यादा है तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भेजना है। क्या भेजना है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यहां ये ज्यादा है, ये देखो जरा, मैं ऐसे एक बार बना दे रहा हूं, आप देखो जरा, यहां पर पोटेशियम ज्यादा है, यहां पर आप मुझे बताओ जरा, सोडियम ज्यादा है, यहां पर सोडियम ज्यादा है। तो आप मुझे बताओ जरा, ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन जा रहा है या नहीं जा रहा,
बताइए जरा ये कैसे जा रहा है। दिस इज मूविंग अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दिस इज मूविंग अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये ऐसे घूम रहा है। तो पोटेशियम कम से ज्यादा की तरफ जा रहा है, सोडियम भी कम से ज्यादा की तरफ जा रहा है, तो क्या लगेगा एटीपी, इसीलिए इसको सोडियम पोटेशियम एटीपेज बोल देते हैं। सभी को क्लियर हुआ। अब आप यहां पर जरा ध्यान से समझना, ये देखो जरा बहुत अच्छे से इस चीज को समझना। यहां सोडियम 8 है, क्लियर है, यहां सोडियम 4 है, केवल सोडियम का मुझे बताना। अब ये 3 सोडियम से जुड़ जाएगा, तो मुझे बताओ यदि ये 3 सोडियम से जुड़ गया, ये 3 सोडियम से जुड़ के इसने इसको बाहर फेंक दिया, तो मुझे बताओ यहां कितने सोडियम बचेंगे, यहां 1 बचेगा और यहां सोडियम हो जाएंगे 11। क्लियर हो गया। अब आप मुझे बताओ यहां 4 पोटेशियम है, यहां पर 1 2 3 4 5 6 हैं। अब ये कितने को फेंक देगा, आप मुझे बताओ जरा, 2 को फेंक देगा। किसको फेंक देगा, 2 को फेंक देगा, तो यहां 2 बचेंगे और यहां पर 2 बढ़ जाएंगे, यहां पर 2 बचेंगे और यहां पर 2 बढ़ जाएंगे, बन जाएगा। तो आप मुझे बताओ जरा, ड्यू टू सोडियम पोटेशियम पंप कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम इज हाई आउटसाइड एंड वेरी लो इनसाइड, हाई इनसाइड एंड वेरी लो आउटसाइड। तो सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, बताओ जरा जल्दी से। अब आप यहां पर जरा ध्यान से समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, जो आपको हर जगह काम आएगा। और प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, याद रखना, नो वन। समझ में आ गया, आपको कोई भी नहीं पढ़ाएगा, तो इसलिए इसको अच्छे से समझ लो। मुझे बताओ, मैं ये साइकिल चला रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, ये साइकिल में चला रहा हूं। अब आप मुझे बताओ, जब ये मैं साइकिल चला रहा हूं, क्लियर है, साइकिल बाहर खड़ी हुई है लेकिन मैं अभी उठा नहीं सकता, ठीक है, तो पेट की वजह से। तो अब आप मुझे बताओ जरा, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इसमें मैं ताकत लगा रहा हूं, और जब मैं इसमें ताकत लगा रहा हूं, जब मैं इसमें ताकत लगा रहा हूं, तो ये घूम रहा है। ये आप मुझे बताओ जरा, क्या हो रहा है, घूम रहा है। क्लियर हो गया, इसमें ताकत लगा रहा हूं, ये घूम रहा है और इसके धक्के से ये घूम रहा है। यदि मैं पिछला ब्रेक मारूं, यदि मैं पिछला ब्रेक मारूं, तो ये रुक जाएगा, तो ये भी रुक जाएगा। इसका मतलब इसकी वजह से ये चल रहा है, इसकी वजह से ये चल रहा है। ये डायरेक्टली एनर्जी को रिसीव कर रहा है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये इनडायरेक्टली रिसीव कर रहा है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। समझ में आ गया। तो अब सब जगह क्या होगा, सोडियम पोटेशियम एटीपेज सोडियम को बाहर फेंकेंगे, जिससे सोडियम अंदर कम हो जाएगा, तो उसकी वजह से, इसकी वजह से बाहर से सोडियम अंदर आएंगे। यदि इसको बंद कर दो तो अंदर सोडियम कम नहीं होंगे, तो ये आएगा ही नहीं, इसीलिए इसको सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोल देते हैं। तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन ही, आप इस बात को समझ लो, सेकेंडरी जो आप समझना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेड डिफ्यूजन जैसा ही होता है, बट डिफरेंस क्या होता है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन डज नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ एनर्जी, बट secondary active transport required, secondary active transport required indirect form of energy। सभी को ये बात अच्छे से समझ में आ गई, क्या हम आगे बढ़ जाएं? तो देखो जरा जल्दी से, अब आप इस बात को समझना। पहले आप मुझे बताओ जरा, क्या है स्पेस इनसाइड ब्लड कैपिलरीज। दिस स्पेस इज इंटरस्टिशियल स्पेस, नेफ्रॉन के बीच का स्पेस, टिब्यूल्स के बीच का स्पेस और ब्लड कैपिलरी, मतलब जो भी स्पेस बच गया। जैसे आप इस तरीके से समझना, आप क्लास में बैठे हुए हो, आप क्लास में बैठे हो और क्लास में आप बैठे हो और बीच में जो स्पेस है, आप सेल हो गए। समझ में आ गया, अलग अलग, कोई नेफ्रॉन हो गया, कोई आप मुझे बताओ जरा ये टिब्यूल्स हो गया, सॉरी कोई आप मुझे बताओ ये कैपिलरीज हो गया। तो जो भी आपके बीच में स्पेस होगा, जो भी आपके बीच में स्पेस होगा, वो क्या कहलाएगा, आप मुझे बताओ जरा, इंटरस्टिशियल स्पेस। ये टिब्यूल्स के सेल हैं, किसके सेल है, टिब्यूल्स के सेल हैं, ये बोमेंस कैप्सूल है, एंड दिस स्पेस इज कॉल्ड एज टिब्यूलर स्पेस, दिस स्पेस इज कॉल्ड एज टिब्यूलर स्पेस। इसको अभी मैं फिर से बताऊंगा, समझ में आ गया। अब आप यहां पर जरा ध्यान से समझना, यहां सोडियम आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, समझ में आ गया। अब मान लो केवल फैसिलिटेड डिफ्यूजन होता, और मुझे बताओ फैसिलिटेड डिफ्यूजन कब तक होता है, जब तक दोनों जगह बराबर ना हो जाए। क्लियर हो गया। अब जैसे ही दोनों जगह बराबर हो जाएगा, ये मूवमेंट रुक जाएगा, बहुत सारे सोडियम बाहर चले जाएंगे। जब सोडियम नहीं आएंगे तो पानी नहीं आएगा, जब सोडियम नहीं आएंगे तो बाकी सारी चीजें, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ये नहीं आएगा। तो यहां से सोडियम का निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है, यहां से सोडियम का निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए आप मुझे बताओ क्या करें, अंदर से सोडियम बाहर फेंक दें, अंदर से सोडियम बाहर फेंक दें, अंदर से सोडियम ऐसे बाहर फेंक दे रहे हैं, अंदर से सोडियम बाहर फेंक दे रहे हैं, इसमें एनर्जी लग रही है। जब ऐसा करेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा, वेरी लो सोडियम इनसाइड ड्यू टू सोडियम पोटेशियम पंप।
अब जब ये कम हो जाएगा और यहां ज्यादा है तो यहां से आएगा, तो ये आया किसकी वजह से, इसकी वजह से। इसीलिए फैसिलिटेड डिफ्यूजन ना कहला के सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाएगा, क्योंकि ये चलेगा तो ये चलेगा। भाई यदि ये इस पे डिपेंड नहीं करता तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन होता, लेकिन इसकी वजह से ये चल रहा है तो ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाएगा। अब आ गया, सभी को अच्छे से समझ में, बताइए जरा जल्दी से, क्या हम आगे बढ़ जाएं। अब आप देखो जरा, किसकी बात कर रहे हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल। किसकी बात कर रहे हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल। देखो जरा, इसकी जो इनसाइड सरफेस होती है, जो इसकी ल्यूमेन वाली साइड होती है, वहां पर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। सभी को समझ में आ गया। तो वो जो माइक्रोविलाई है, दीज माइक्रोविलाई विल इंक्रीज, ये माइक्रोविलाई किस चीज को इंक्रीज कर देते हैं, सरफेस एरिया को। सिंपल क्यूबॉइडल सेल माइक्रोविलाई प्रोवाइड ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। तो अब मुझे बताओ मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन, एक मिनट रुकना, एक्चुअली मेडिसिन इतनी हैवी चल रही है ना, बहुत मुंह सूख जाता है। सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ, सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया, ईमानदारी से मुझे बताओ। अब आप एक क्वेश्चन है, इसका जरा जवाब दो। हमने बोला यहां ब्रश बॉर्डर है जिसकी वजह से मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। अब मुझे बताओ, यदि पीसीटी को निकाल दिया तो रीएब्जॉर्प्शन होगा या नहीं होगा, केवल इस बात का जवाब दो। मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा, समझ में आ गया। अब मुझे बताओ, टोटल फ्लूइड था, टोटल फ्लूइड था 180 लीटर, टोटल फ्लूइड था 180 लीटर, उसका ऑलमोस्ट 70 से 80% वाटर यहां एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसका मतलब आप मुझे बताओ, यदि पीसीटी को निकाल दोगे तो 70% 180 लीटर का एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, तो यूरिन का वॉल्यूम बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, बताओ जरा। तो यूरिन डाइल्यूट हो जाएगी या कंसंट्रेटेड हो जाएगी, मोर डाइल्यूट। सभी को समझ में आ गया, क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा, मोर डाइल्यूट। सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया, आप बोलो जरा जल्दी से। किसी को इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ। सभी को ये क्लियर हो गया, सभी को ये बात अच्छे से समझ में आ गई, बोलिए जरा, तो हम आगे बढ़ जाए। अभी मैं और समझाऊंगा आपको। अब आप मुझे बताओ प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल। तो देखो जरा, यहां पर ये क्या कर रहा है, 70 से 80% सोडियम को एब्जॉर्ब कर रहा है, एग्जैक्टली 65 होता है। अब देखो, जब ये लेकर जा रहा है, और ये आपको मालूम है क्यों हो रहा है, आप मुझे बताओ जरा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट याद है ना, आज मैं फिर बताऊंगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, समझाने के बाद में। अब आप मुझे बताओ जरा, ये यहां पर जा रहा है ग्लूकोज 100%, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये जा रहा है अमीनो एसिड, ये भी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये जा रहा है अगेन सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, लेकिन ये जा रहा है ड्यू टू पैसिव। ये किसकी वजह से जा रहा है, आप मुझे बताओ जरा। पैसिव की वजह से जा रहा है। किसकी वजह से जा रहा है, पैसिव की वजह से जा रहा है। जितना सोडियम उतना वाटर, बताया था आपको, आगे आ जाइए। अब आप मुझे बताओ जरा, फिर से अब जरा ध्यान से समझना। यहां पर ये सोडियम बाहर फेंका जा रहा है, जिसकी वजह से सोडियम की कंसंट्रेशन यहां कम हो जाएगी, और जब सोडियम की कंसंट्रेशन यहां कम हो जाएगी तो उसकी वजह से यहां से सोडियम अंदर आएंगे, और जब आएंगे तो अपने साथ में ग्लूकोज को लाएंगे, अपने साथ में किसको लाएंगे, आप मुझे बताओ जरा, किसको लाएंगे, अमीनो एसिड को लाएंगे, और एक्वापोरिन से अपने साथ में वाटर को लाएंगे, लेकिन अपने अगेंस्ट H+ आयन को भेज देंगे, लेकिन अपने अगेंस्ट H+ आयन को भेज देंगे। ये मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था कि देखो जरा, SCO3 प्लस H+ दोनों कंबाइन होंगे। देखो, जितने बहुत सारे ऐसे एसिड्स हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, उन एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम, उन एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम, बोलो जरा जल्दी से, उन एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम कौन करता है, बताइए जरा जल्दी से, बाइकार्बोनेट। ये इससे कंबाइन होगा, H2CO3 बन जाएगा, ये फिल्टर्ड हो जाएगा। जब ये फिल्टर्ड होगा तो H2CO3 को कार्बोनिक एनहाइड्रेज ब्रेक कर देगा CO2 और वाटर में। वाटर या तो आगे चला जाएगा या रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। अब CO2 जो है वो डिफ्यूज होके अंदर आ जाएगी, पानी के साथ कंबाइन करेगी, फिर से कार्बोनिक एनहाइड्रेज आ जाएगा। यहां पर कौन आ जाएगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये आप मुझे बताओ, फिर से कौन आ जाएगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। क्लियर हो गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आप देखना जरा, ये वापस ब्रेक हो जाएगा H+ में और बाइकार्बोनेट में।
क्लियर हो गया। किस में ब्रेक हो जाएगा? बाइकार्बोनेट में। बाइकार्बोनेट को इस तरफ भेज दिया जाएगा, इस H+ आयन को सोडियम पोटेशियम हाइड्रोजन एंटी पोर्टर की मदद से, कि सोडियम अंदर आ रहा है तो इसको बाहर फेंक देगा। सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? बोलिए जरा जल्दी से, क्या हम आगे बढ़ जाएं? क्या हम आगे बढ़ जाएं? ये मैंने आपको बना के बताया था, ये मैंने आपको बना के बताया था। सभी को क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताओ, यहां पर H+ आयन बढ़ते जा रहे हैं, H+ आयन बढ़ते जा रहे हैं, यहां पर H+ आयन बढ़ते जा रहे हैं। इन H+ आयन के बढ़ने की वजह से आप मुझे बताओ यहां एसिडिटी बढ़ जाएगी। तो इसको न्यूट्रलाइज करने का काम कौन करेगा? अमोनिया। तो यहां पर अमोनिया इस तरफ जा रहा है तो ये उसका फिल्ट्रेशन होगा, या फिर आप मुझे बताओ जरा क्या हो जाएगा? बोलिए जरा जल्दी से, उसका फिल्ट्रेशन होगा, या फिर आप मुझे बताओ जरा सिक्रीशन होगा, या फिर रीअब्जॉर्प्शन होगा? बताओ जरा। ल्यूमेन में जा रहा है सिक्रीशन, ल्यूमेन में जा रहा है सिक्रीशन, ल्यूमेन में जा रहा है सिक्रीशन। अरे सभी को बन जाएगा? बोलो जरा जल्दी से, सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? किसी को इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ। मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूं, यहां पर आप जरा ध्यान से समझिए। एक तरफ से रिवाइज कर लेते हैं आज, ठीक है? तो आपके यदि कोई डाउट बचे होंगे तो वो भी क्लियर हो जाएंगे। याद रखना एक चीज, हमेशा याद रखना, हमेशा हमेशा याद रखना कि आपको बायोलॉजी की क्लास लाइव करना है। यदि आप लाइव नहीं करोगे, याद रखना, आप यदि रिकॉर्डेड करोगे, आप उसको फास्ट में देखोगे, फास्ट फॉरवर्ड में देखोगे, और आपने यदि बायोलॉजी को फास्ट फॉरवर्ड में देखा तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्रोमाइज हो जाएगा। आप लोगों को ये लगता है यार बायोलॉजी में 12th के साथ में मान लो मेरे 280 मार्क्स आए थे, या मान लो खुद पढ़ा था 270 मार्क्स आए थे, थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ लूंगा तो मेरे 350 आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता। समझ में आ गया? इस बात को बहुत अच्छे से समझो। तो चलो सर हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो आप मुझे बताओ, हमने किसकी बात करी थी? किडनी की। किसकी बात करी थी? किडनी की। तो मुझे बताओ जरा, किडनी को हमने क्या बोला था? बताओ जरा। राइट किडनी थोड़ी सी नीचे है, राइट किडनी थोड़ी सी नीचे है। क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। राइट किडनी थोड़ी सी नीचे है, किसकी वजह से? लीवर की वजह से। किसकी वजह से? लीवर की वजह से। अब आप देखना जरा, दोनों ही किडनी के अंदर 1-1 मिलियन नेफ्रॉन है। दोनों ही किडनी के अंदर 1-1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट है। बन जाएगा? आगे आ जाइए। अब आप यहां पर जरा ध्यान से समझना, ये जो है, ये देखो एक एफरेंट आर्टीरियोल आ रही है, यहां से उसकी ब्रांचेस हो गई, ये देखो जरा इस तरीके से, और यहां से एग्जिट कर रही है। तो आने वाली एफरेंट और एग्जिट करने वाली इफ्रेंट, सभी को क्लियर हो गया? जो आने वाली है उसका वॉल्यूम काफी बड़ा होता है, उसका डायमीटर बड़ा होता है, और जो जाने वाली है उसका वॉल्यूम क्या होता है? कम, जिसकी वजह से यहां पर प्रेशर बढ़ जाता है। अब इनके ऊपर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, यह भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सभी को बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप मुझे बताना, यहां पर देखो, क्योंकि मैं उसको यदि पढ़ाऊंगा तो ये आपका कंप्रोमाइज हो जाएगा। आप पढ़ते टाइम उस पर भी ध्यान दोगे, जबकि जरूरत नहीं है। जबकि ये होना चाहिए कि आप इस पे 5 बार पढ़ो बजाय उसको एक बार पढ़ने के। अब आप मुझे बताओ जरा, यहां से फिल्टर्ड होके फ्लूइड यहां पर आएगा, और इसमें कितनी वॉल है? आप देखो जरा, 1 वॉल 2 वॉल, तो इसको हम बोल देंगे डबल वॉल सैक, डबल वॉल स्पेस, डबल वॉल स्पेस। क्या बोल देंगे? डबल वॉल स्पेस। सभी को क्लियर हो गया? एंड दिस डबल वॉल स्पेस इज कॉल्ड एज बोमन्स कैप्सूल। क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ जरा? बोमन्स कैप्सूल। सभी को क्लियर हो गया? जिन बच्चों ने आजकल में बैच लिया हुआ है, वो लोग एक काम करना, एक्सक्रीटरी सिस्टम से स्टार्ट करना। समझ में आ गया? और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करना। सभी को क्लियर होगा? पीछे का पूरा आप छोड़ देना, पूरा का पूरा आप छोड़ देना। आप यहां से स्टार्ट करो, बाकी आगे क्या करना है मैं आपको धीरे धीरे बताते जाऊंगा। ठीक है? तो चलिए जरा, अब आप मुझे बताओ, ये फर्स्ट वॉल सेकंड वॉल, इसको बोल देंगे बोमन्स कैप्सूल। अब जैसे ही बोमन्स कैप्सूल से नीचे आएंगे तो ये जो ट्यूब है वो ऐसे कर्व हो जाएगी। तो बोमन्स कैप्सूल के पास वाली ट्यूब जो कर्व हो रही है उसको प्रॉक्सिमल, और जो दूर कर्व हो रही है उसको डिस्टल, और इन दोनों को जोड़ने वाला एक यू शेप लूप जिसको बोल देते हैं लूप ऑफ हेनले। अब इसके बाद में ये जो कलेक्टिंग डक्ट है वो किससे, आप सॉरी, ये जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है किससे कनेक्ट हो जाएगी? कलेक्टिंग डक्ट से। किससे हो जाएगी? कलेक्टिंग डक्ट से। सभी को क्लियर हो गया? आगे आ जाइए। अब आप मुझे बताना, नेफ्रॉन बना होता है 2 चीजों से।
किससे बना होता है? दो चीजों से, एक तो ग्लोमेरुलस है और दूसरे उसके टिब्यूल्स है। एक तो ग्लोमेरुलस है, दूसरा उसके टिब्यूल है। ग्लोमेरुलस आप जानते हो। अब आप मुझे बताओ, टिब्यूल में सबसे पहले बोमस कैप्सूल, फिर घूम गया पीसीटी, फिर लूप ऑफ हेनले, फिर घूम गया डीसीटी बन जाएगा, और लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब आप मुझे बताओ, इन दोनों को मिला के ग्लोमेरुलस और बोमस कैप्सूल दोनों ही फिल्ट्रेशन में इन्वॉल्व हैं, इसीलिए इसको रीनल कॉर्पसल्स या फिर मालपीजियन बॉडी बोलते हैं। एक बार जरा टाइप करो, क्या बोलेंगे इसको? मालपीजियन बॉडी या फिर रीनल कॉर्पसल्स। कॉर्पसल्स मतलब सेल बन जाएगा। आगे आ जाइए। अब आप देखना जरा, हमने बात करी थी कि यहां पर आप देखो जरा, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, इस लेफ्ट वेंट्रिकल से एक बार पंप होगा तो क्या निकलेगा? स्ट्रोक वॉल्यूम। 1 मिनट में आप मुझे बताओ पंप करेगा तो क्या निकलेगा? कार्डियक आउटपुट। और आप जानते हो कि कार्डियक आउटपुट कितना होता है? 5000 से 5200, 5000 से 5200। अब इसका 1/5 कार्डियक आउटपुट किस में जाता है? किडनी में। किस में जाता है? किडनी में। तो मुझे बताओ जरा, इसका 1/5 कितना हो जाएगा? 1000 से 1100 के करीब। कितना हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा, 1000 से 1100 के करीब। सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? कितना हो जाएगा? 1000 से 1100 के करीब। अब आप मुझे बताना, यहां पर आप देखो, ये इस तरीके से जा रहे हैं। ध्यान से देखना, अभी मैं आपको एक्चुअल बताऊंगा ये कैसे जाते हैं। बात समझ में आ रही है? एक्चुअली बताऊंगा कि ये कैसे जाता है। ये ऐसे जाता है, समझ में आ गया? ऐसे आता है और ऐसे चला जाता है। मैं आपको इसका एक्चुअल बताऊंगा। अब देखो जरा, ये ब्लड है, तो जो भी चीजें आप मुझे बताओ ब्लड में आएगी उसका रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। अब देखो, यहां से जो चीजें फिल्टर्ड हो गई, यहां से जो चीजें फिल्टर्ड हो गई उनको फेंकना है, लेकिन इनमें से कचरे में से यदि खींच लिया तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा? रीअब्जॉर्प्शन। क्या कहलाएगा? रीअब्जॉर्प्शन। लेकिन यहां से वापस फेंक दिया तो क्या कहलाएगा? सिक्रीशन। क्या कहलाएगा? सिक्रीशन। तो सभी को क्लियर हो गया? तो मुझे बताओ, जो भी चीजें रीअब्जॉर्ब होगी ब्लड में जाएगी, ब्लड से कहां जाएगी? आप मुझे बताओ जरा, ब्लड से कहां जाएगी? फटाफट आप मुझे बताइए। टू वेन, टू रीनल वेन। रीनल वेन आप मुझे बताओ कहां पर ये ड्रॉप करेगी? ये कहां ड्रॉप करेगी? रीनल वेन। रीनल वेन से कहां जाएगा? इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, फिर वहां से लंग्स, फिर लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, और पूरी बॉडी में चला जाएगा। तो जो भी यहां से खींचा जाएगा वो अल्टीमेटली पूरी बॉडी में जाएगा। क्लियर हो गया? और यहां से एक्सक्रीशन। तो ये फिर मैंने आपको और सिंप्लीफाई बना के बताया था कि ये आप मुझे बताओ, दिस इज अ फिल्ट्रेशन, टिब्यूलर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, या फिर इसी को बोल देते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या बोल देते हैं आप मुझे बताओ जरा? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब यहां से चीजों को हम खींचेंगे तो रीअब्जॉर्प्शन कहलाएगा, इसमें भेजेंगे तो सिक्रीशन कहलाएगा, और यहां से निकालेंगे तो एक्सक्रीशन कहलाएगा। तो मुझे बताओ, यूरिन में कौन कौन सी चीजें ऐड कर रही हैं? यूरिन में ऐड हो रही है क्या? फ्लूइड वॉल्यूम। आप मुझे बताओ, माइनस हो रहा है रीअब्जॉर्प्शन, प्लस हो रहा है सिक्रीशन बन जाएगा। तो क्या ये फॉर्मूला आपसे बन जाएगा? बताइए जरा, ये फॉर्मूला आपको एज इट इज आ सकता है। और इस चीज का याद रखना, इस चीज का याद रखना, यदि एड मेंस, प्री और मेंस हुआ तो आपके ये जो नोट्स है ना, आपके ये जो नोट्स हैं, आपको खुद इनकी वैल्यू समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैंने हर कॉन्सेप्ट को डीप में बताया है। मैंने कोई भी फालतू की इंफॉर्मेशन मैंने नहीं बताई है, इसलिए कि मुझे अपना नॉलेज बताना है। तो इसीलिए इस बात को आप बहुत अच्छे से समझना कि यदि प्री और मेंस हुआ तो आपको डेफिनेटली एक एडवांटेज मिलेगा। आपको ये बात अपने आप समझ में आ जाएगी, आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि मेंस में कॉन्सेप्ट जो होंगे, क्वेश्चंस होंगे, उनके कॉन्सेप्ट का लेवल अच्छा होगा, डीप कॉन्सेप्ट होंगे। समझ में आ गया? सिलेबस से बाहर नहीं होंगे लेकिन डीप कॉन्सेप्ट होंगे। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस या फॉर्मूले सीधे दे दिए जाएंगे, तो इसीलिए इस बात का याद रखना। क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाएं, चलो जरा। अब आप मुझे बताओ जरा, 1/5 ऑफ द कार्डियक आउटपुट। तो 1/5 ऑफ द कार्डियक आउटपुट है। अब आप मुझे बताओ, वो यहां से गया, लेकिन इसमें से केवल 125 ml पर मिनट जो है वो फिल्टर्ड हुआ। कितना हुआ आप मुझे बताओ जरा? 125 ml पर मिनट फिल्टर्ड हुआ। समझ में आ गया? ऐसा चल रहा है, अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि जो प्री, मतलब 2 पार्ट में एग्जाम होगा। जो प्री होगा अभी चल रहा है, जो प्री होगा वो एनटीए कंडक्ट कराएगा, लेकिन जो मेंस होगा उसको एम्स कंडक्ट कराएगा। समझ में आ गया? बिल्कुल आराम से, जैसे आईआईटी कंप्यूटर बेस्ड करा सकता है, वैसे ही एम्स कंप्यूटर बेस्ड करा देगा। और जब आईआईटी 4 से 5 लाख बच्चों का करा सकता है, तो बड़े आराम से एम्स भी करवा सकता है।
तो इसीलिए इस बात का याद रखना कि कॉन्सेप्चुअल स्टडीज आपकी बहुत ज्यादा ही काम आएगी, बहुत ज्यादा आपकी काम आएगी, याद रखना इस बात को। अब आप मुझे बताओ इसमें से फिल्टर्ड कितना हुआ, 125 ml पर मिनट। अब पर मिनट हुआ तो 1 घंटे में 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक दिन में 24 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितनी वैल्यू आई, कितनी वैल्यू आई, आप मुझे बताओ जरा कितनी वैल्यू आई, बोलिए जरा जल्दी से कितनी वैल्यू आई यहां पर। नहीं, मेरे हिसाब से दो तरीके से बेस्ड हो सकता है, समझ में आ गया। पहला जो नीट कंडक्ट कराएगा, पहला प्री वाला पार्ट, वो जो होगा वो पेपर बेस्ड होगा, पेपर पेन पेपर बेस्ड होगा, समझ में आ गया कैसा होगा, पेपर पेन बेस्ड होगा। लेकिन जो दूसरा एम्स कंडक्ट कराएगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, वो कैसा होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, इस बात का याद रखना, समझ में आ गया। और यदि एम्स ने कंडक्ट कराया तो क्वेश्चंस कम आएंगे, क्वेश्चंस क्या आएंगे, कम आएंगे। आई थॉट टोटल क्वेश्चन आप देख लेना ज्यादा नहीं आएंगे, समझ में आ गया। मतलब इक्वल वैल्यू रखी जाएगी तीनों सब्जेक्ट की। सभी को ये चीज अच्छे समझ में आ गई, तो चलो हम आगे बढ़ जाते हैं। तो आप मुझे बताओ जरा यहां पर क्या हो जाएगा, 180 पर डे, 180 लीटर पर डे यहां पर फिल्टर्ड हुआ। इसमें से आप मुझे बताना केवल 1.5 लीटर बाहर जाता है, इसका मतलब 178.5 लीटर जो है वो रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, वापस बॉडी में भेज दिया जाएगा, वापस बॉडी में भेज दिया जाएगा। और यदि ऐसा हुआ तो मैं आपको बता रहा हूं टीचर्स क्या करेंगे, इंस्टीट्यूट्स क्या करेंगे, आप इस बात को समझना। क्लियर हो गया। वो लोग क्या करेंगे, भर भर के, क्योंकि पहली बार होगा, वो भर भर के फालतू की चीजें कराएंगे, फालतू की बुक्स कराएंगे, फालतू के क्वेश्चंस कराएंगे, याद रखना। और तुम उनमें से अपना सही रास्ता बना के आगे बढ़ जाओगे, समझ में आ रहा है। क्योंकि जो मैं आपको करा रहा हूं ना, इतने को ही पढ़ के आप इवन यूएस के जो एग्जाम्स होते हैं आप वो भी निकाल सकते हो। याद रखना, आपको इस लेवल की चीजें कराई जा रही हैं, तो आप इस बात को बहुत अच्छे से समझो, समझ में आ रहा है। तो हम आगे बढ़ जाएं। अब आप मुझे बताइए यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, मालपीजियन बॉडी, हम किसकी बात कर रहे हैं, मालपीजियन बॉडी। तो देखो जरा, मालपीजियन बॉडी बनी होती है किससे, आप मुझे बताओ, ये ग्लोमेरुलस से। ग्लोमेरुलस के बाद में क्या बना हुआ है, बोमन्स कैप्सूल। क्या बना हुआ है, बोमन्स कैप्सूल। आप जानते हो कभी भी कोई भी एपिथेलियम हो हमेशा बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। तो ये देखो जरा, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर यहां पर फ्लैट सेल प्रेजेंट है, जिसको कैपिलरी एंडोथेलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, कैपिलरी एंडोथेलियम। हां बेटा, जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा, क्योंकि पेन पेपर बेस्ड मतलब लिखने वाला सब्जेक्टिव बेस्ड पॉसिबल नहीं होगा, समझ में आ गया। 2004 में सब्जेक्टिव बेस्ड शुरू हुआ था और 2008 में सब्जेक्टिव बेस्ड को बंद कर दिया था, क्योंकि उसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं मिल रही थी कि भाई कितने पर कितने मार्क्स दिए जाएंगे, तो इसीलिए 2008 में बंद कर दिया था। 2008 से लेके 2012-13 तक जो है वो कंप्यूटर बेस्ड चला था और फिर उसको बंद कर दिया गया था, जबकि वो बहुत ही बेहतरीन था। सभी को ये बात अच्छे समझ में आ गई। तो याद रखना, दो बेस्ड यदि होंगे, दो यदि उसमें होंगे, तो पहला पेपर मैं आपको बता रहा हूं नीट कंडक्ट करेगा, दूसरा जो पेपर है वो एम्स कंडक्ट करेगा। पहला पेपर पेन पेपर बेस्ड होगा, दूसरा पेपर कंप्यूटर बेस्ड होगा, इस बात का याद रखना। और आई थिंक जो है जितने कैंडिडेट्स होंगे उनका वो, जैसे मान लो यदि 25 लाख बच्चे यदि एग्जाम दे रहे हैं, 25 लाख बच्चे यदि एग्जाम दे रहे हैं, तो उसके 20% स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करेंगे किसके लिए, मेंस के लिए। मतलब 25 लाख बच्चे दे रहे हैं तो 25 लाख का 10% 2.5 लाख हो गया, 20% 5 लाख हो गया। तो मेरे हिसाब से 5 लाख के करीब जो बच्चे हैं उनको मेंस के लिए एलिजिबल किया जाएगा, समझ में आ गया, प्री के बाद में। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। क्लियर हो गया। यदि वो कुछ भी करेंगे तो इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा, याद रखना। और इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, पेपर काफी ज्यादा कॉन्सेप्चुअल आएगा, पेपर अच्छा आएगा, पेपर डीप कॉन्सेप्ट का आएगा। तो इस बात का याद रखना, इस बात का याद रखना, फालतू की बुक्स, फालतू की चीजें नहीं पढ़ना। आप खुद देख लेना, जैसे ही ये न्यूज आएगी, जैसा ही ये कंफर्म होगा, इंस्टीट्यूट अपने नोट्स यदि इतने हैं तो उसको इतना कर देंगे, समझ में आ रहा है। वो क्यों, क्योंकि उनको ये बताना है जो पढ़ाया वही आया, जो पढ़ाया वही आया, ये उनको बताना है। तो इसकी वजह से वो इतने की जगह इतना करा देंगे, याद रखना इस बात को। और यहीं से ड्रॉपर्स का नंबर
बढ़ना शुरू हो जाएगा, बहुत ज्यादा ड्रॉपर्स का रिपीटिशन बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इस बात का याद रखना। क्लियर हो गया? तो अब आप मुझे बताइए जरा, कॉमन बेसमेंट मेम्ब्रेन, कॉमन बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई और इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? फ्लैट सेल। और यहां पर आप देखो ये कौन से सेल हैं? दीज आर द बोमन्स कैप्सूल। बोमन्स कैप्सूल में फ्लैट सेल होते हैं, लेकिन उनके ऐसे आप देखो जरा फिंगर जैसे ऐसे प्रोजेक्शंस निकले होते हैं। जैसे ये फ्लैट सेल है, इससे क्या निकले हैं? ऐसे फिंगर लाइक ऐसे प्रोजेक्शंस निकले हुए। दीज दैट्स व्हाई these cells are called as podocytes. That's why these cells are called as podocyte. इन सेल्स को हम क्या बोलेंगे? पोडोसाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पोडोसाइट। सभी को क्लियर हो गया? अब आप देखना जरा, यहां पर इसमें पोर्स प्रेजेंट है। किस में प्रेजेंट है? आप मुझे बताओ। एंडोथेलियल सेल में पोर्स प्रेजेंट है। सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? क्या बोलेंगे? ये पोर्स प्रेजेंट है। इन्हीं पोर्स को हम फेनेस्ट्रा या फेनेस्ट्रेशन बोलते हैं। टाइप करो, फेनेस्ट्रा या फेनेस्ट्रेशन बोलते हैं। सभी को क्लियर हो गया? मेरी बात एक कान खोल के अच्छे से सुन लेना। यदि कुछ भी होता है, यदि कुछ भी होता है, आप अपने नोट्स को 5 बार करना, आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। आप देखो आईआईटीएन से कभी आप पूछना, वो कभी ज्यादा बुक्स नहीं करते। समझ में आ रहा है? कभी वो ज्यादा बुक्स नहीं करते। उनकी ले दे के जो बुक प्रैक्टिस करनी होती, मान लो फिजिक्स में एससी वर्मा कर लेते हैं, ठीक है। एससी वर्मा करने के बाद में यदि ज्यादा मन हो गया, बहुत ज्यादा अच्छा है, कई बार करने के बाद में आई रोडॉफ कर लेते हैं। फिर यदि मान लो और मन हो गया तो रश्निक हैलिडे कर लेते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं करते। उनके वैसे क्वेश्चन आते हैं। समझ में आ रहा है? आपको अपने नोट्स पे पूरा ट्रस्ट रखना है, उन्हीं नोट्स को 5 बार करना है बस। और कोई भी अननेसेसरी टॉपिक, कॉन्सेप्ट यदि आपके नोट्स में डलवाया जाए कि ऐसा आ सकता है, ऐसा आईआईटी में आया था, उसको मत पढ़ना, वरना अगले साल फिर से ड्रॉप में बैठोगे। मेरी बात ये कान खोल के सुन लेना। 23 जुलाई मैंने आपको ये बात बोली है, नाम याद रख लेना। यदि आप ऐसा करोगे तो फिर से आपका ड्रॉप रिपीट हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो आगे आ जाइए। अब आप मुझे बताओ जरा, यहां पर पोडोसाइट के बीच में थोड़ा सा स्पेस है, इसको बोल देते हैं स्लिट। इसको क्या बोल देते हैं? स्लिट। स्लिट का मतलब होता है स्पेस। स्लिट का मतलब क्या होता है? स्पेस। सभी को क्लियर हो गया? अब देखो, इन पोर से ना ही आरबीसी जाएंगे, ना ही डब्ल्यूबीसी जाएंगे, ना ही प्लेटलेट्स जाएंगे, ना ही प्लाज्मा प्रोटीन जाएंगे, क्योंकि इन सभी का साइज बड़ा है। इन सभी का साइज बड़ा है। सभी को क्लियर हो गया? इन सभी का साइज बड़ा है। लेकिन ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फॉस्फेट, ये सब चले जाएंगे। देखो प्रोटीन नहीं जाएगा, लेकिन अमीनो एसिड चले जाएंगे, मिनरल्स, आयंस, वाटर, ये सब चले जाएंगे। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हैज almost same mineral concentration as that of plasma, क्योंकि जितने मिनरल और आयन है वो यहां भी वही है और यहां पर भी वही है। आगे आ जाइए। अब आप यहां पर जरा ध्यान समझना, मैंने आपको कुछ असर्शन रीजन क्वेश्चंस बताए थे। मैंने आपको क्या बताए थे? कुछ असर्शन रीजन क्वेश्चंस बताए थे। ब्लड सेल एंड प्लाज्मा प्रोटीन कैन नॉट क्रॉस फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन ऑफ रीनल बिकॉज देयर साइज आर बिग। अब आप मुझे बताओ, डायमीटर इसका बड़ा होता है, इसका कम, टू इंक्रीज फिल्ट्रेशन प्रेशर, बस खत्म काम। आगे आ जाइए। अब आप देखो जरा, हम नेफ्रॉन की बात कर रहे हैं। तो नेफ्रॉन 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। पहला नेफ्रॉन होता है जो कॉर्टेक्स में, आप मुझे बताओ जरा, जिसका मेजर पार्ट कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है और उसका लूप ऑफ हेनले बहुत छोटा सा है। समझ में आ गया? दूसरी तरफ आप मुझे बताओ जरा, अब दूसरे टाइप के नेफ्रॉन है जिसमें काफी बड़ा लूप ऑफ हेनले है और जो इसका बोमन्स कैप्सूल है वो मेडुला के पास है, क्लोज टू मेडुला। तो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्टा का मतलब होता है क्लोज, मेडुलरी का मतलब मेडुला। तो आप मुझे बताओ, ऐसे नेफ्रॉन जिनका बोमन्स कैप्सूल, ऐसे नेफ्रॉन जिनका बोमन्स कैप्सूल मेडुला के पास में है, उसको हम क्या बोल देंगे? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ जरा? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। इसका लॉन्ग लूप होता है, इसका नंबर बहुत कम होता है, बॉडी में इसका नंबर ज्यादा होता है, किडनी में। अब आप देखो जरा, कौन कौन से पार्ट कॉर्टेक्स में? ग्लोमेरुलस, ये देखो जरा, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस के बाद बोमन्स कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, ये सभी है। अब आप मुझे बताओ जरा, प्रेजेंट इन मेडुला, लूप ऑफ हेनले, प्रेजेंट इन मेडुला एंड कॉर्टेक्स बोथ, कलेक्टिंग डक्ट, किसमें हो जाएगा? कलेक्टिंग डक्ट। आगे आ जाइए। अब आप यहां पर देखना, इन्हीं पोर्स को फेनेस्ट्रेशन बोल देते हैं और यहां पर इनके बीच में जो स्पेस है उसको हम स्लिट बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? स्लिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ जरा? स्लिट बोलेंगे। और इस स्लिट को हम बोल देते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट या फिर स्लिट पोर। फिल्ट्रेशन स्लिट या फिर स्लिट पोर बन जाएगा
आगे आ जाइए। सभी को क्लियर हो गया ये फेनेस्ट्रेशन इन ग्लोमेरुलस, फेनेस्ट्रेशन इन ग्लोमेरुलस। पूरी ताकत लगा के फॉलो करके देखो, जब आउटपुट आएगा तुमको समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया? जब आउटपुट आएगा तुमको समझ में आ जाएगा। हाँ, लेकिन उसके बाद में तुम देखना जितने सारे अपना चैनल शुरू करते हैं, समझ में आ रहा है? तुम खुद सुन लेना, वो वही बोलेंगे एग्जैक्टली जो मैं क्लास में बताता था, वही बोलेंगे एग्जैक्टली जो मैं क्लास में बताता था, लेकिन मेरा नाम नहीं लेंगे। समझ में आ गया? इतने बदमाश होते हैं, बोलेंगे वही, समझ में आ रहा है? आप देखना, बोलेंगे वही जो मैंने बताया एग्जैक्टली, ऐसा करना है, ठीक है, लेकिन ये नहीं बोलेंगे। एक को तो मैंने देखा, एक ने तो ये तक बोल रहा था कि सर पीडब्ल्यू के टीचर ने हमको बताया इसलिए हमने ऐसा कॉलेज ले लिया। मैंने कहा यार गजब है, मतलब ऐसे स्टूडेंट्स को तो भगवान ही बचाए, जिनको अपने मतलब टीचर का यदि रिस्पेक्ट करने में यदि उनको शर्म आती है तो फिर तो उनको भगवान ही बचाए। और ये बेटा अभी केवल शुरुआत है, याद रखना, ये अभी शुरुआत है। अभी तुम जहां घुसे हो ना, तुमको ऐसा लग रहा है कि तुमने बहुत कुछ अचीव कर लिया, अभी तुम जस्ट इंटर हुए हो। समझ में आ रहा है? यदि बहुत बड़ी गुफा है ना, तो अभी तुम छोटे से पार्ट में घुसे हो, अभी आगे पूरा एमबीबीएस, फिर उसके बाद एमडी एमएस बाकी है, फिर उसके बाद डीएम, ये सब बाकी है। तो इसीलिए इस बात को बहुत अच्छे समझना। चलो मैं आपको एक एग्जांपल अच्छा बताता हूं। मेरा एक दोस्त है, तो बहुत अच्छा दोस्त है। तो क्या हुआ, वो उसने एमबीबीएस किया, एमबीबीएस करने के बाद एमडी मेडिसिन किया, एमडी मेडिसिन करने के बाद में उसने सुपर स्पेशलाइजेशन किया, उसने डीएनबी सुपर स्पेशलाइजेशन किया, किसमें? इमरजेंसी मेडिसिन में। और डीएनबी का जो एग्जाम होता है ना, वो मतलब एक बार होता है, मतलब 3 साल हो जाए उसके बाद एक बार होगा, ठीक है। यदि उसमें पास हो गए तो ठीक, नहीं तो फिर अगले साल एग्जाम होगा। मतलब पूरे 3 साल की पढ़ाई के बाद में एक बार एग्जाम होता है, ठीक है। अब क्या हुआ, जब एग्जाम हुआ, बहुत अच्छे से समझना, ये आपकी लाइफ चेंजेबल स्टोरी बन सकती है, ठीक है, कि कैसे वर्क होता है, उसमें लिखने के लिए आता है। तो जब पेपर आया, उसने हर क्वेश्चन का आंसर उसने बहुत ज्यादा डीप में लिखा, बहुत ज्यादा डिटेल में गया, बहुत सारे फैक्ट्स लिखे। जब रिजल्ट आया तो वो फेल हो गया। वो शॉक्ड। वहां पर कॉपी निकल जाती है, आप बोलोगे कॉपी दे दो तो कॉपी की फोटो कॉपी आ जाती है कि भाई क्या मिस्टेक करी। उसने देखा यार मैंने तो सारा का सारा, एक बुक होती है हैरिसन, सब वही उतार दिया, फिर इन लोगों ने मुझे नंबर नहीं दिए, मुझे फेल कर दिया। अब मैं क्या करूं? थोड़ा सा डिप्रेशन में आ गया। दूसरी बार उसने पढ़ाई थोड़ी सी कम करी, ठीक है। अब पेपर देके आया, मुझसे बोला यार लगता है इस बार मैं फिर फेल हो जाऊंगा। मैंने कहा क्यों फेल हो जाएगा? बोले यार पिछली बार तो बहुत तैयारी करके बहुत अच्छे से आंसर लिखे थे, इस बार बस मैंने सरफेस का उनका बिल्कुल थोड़ा उनके बारे में लिख दिया, सरफेस इन्वेस्टिगेशन लिख दिया, सरफेस उनकी पैथोफिजियोलॉजी लिख दी, सरफेस उनकी इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, तो जो है मैंने केवल सरफेस लिख दिया। मैं कहीं पर भी ज्यादा डीप में लिख नहीं पाया क्योंकि मुझे याद नहीं था। मैंने उससे बोला इस बार तू पास हो जाएगा, और विश्वास मानो परसों उसका फोन आया था कि बोले यार मैं पास हो गया। आई एम शॉक्ड, मैं कैसे पास हो गया? बोले पहली बार मुझे पास होना चाहिए था लेकिन मैं पहली बार फेल हो गया और अभी मैं पास हो गया, ये कैसे हुआ? तो मैंने उसको समझाया, याद रखो डीप में यदि आप ज्यादा जाओगे तो आप शुरू के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से इसके पीछे का आप लॉजिक समझना। यदि आप डीप में बहुत ज्यादा जाओगे तो आप शुरू के, मान लो 10 क्वेश्चन है तो आप 5 क्वेश्चन में आते आते आप एग्जॉस्ट हो चुके होगे, तो 5 क्वेश्चन आप इतने अच्छे लिखोगे जिसकी कोई लिमिट नहीं। और बाकी के जो 5 क्वेश्चन है वो क्या करोगे आप? वो ऐसे लिखोगे कि आप थके हुए, बिल्कुल हारे हुए लिखोगे। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, एग्जामिनर क्या करता है, पहले पूरा पेपर देखता है कैसा लिखा है, उस हिसाब से जनरलाइज आंसर करता है। यदि आपने हर चीज में जनरलाइज सभी में अच्छे से जवाब दिया हुआ है तो नंबर मिल जाते हैं। तो याद रखना दिस इज द की। आपको हमेशा चीजें सरफेस आपको करना है, आपको उनको मल्टीपल टाइम्स करना है, आपको उनको कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी लाना है, आपको बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है। जितने डीप में जाओगे आपके डूबने के चांसेस बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? तैरना आता है तो इसका मतलब 10 फीट चले जाओ, 15 फीट चले जाओ, 20 फीट चले जाओ, तुम डाइवर नहीं हो कि तुम 40 और 80 फीट पर चले जाओ।
समझ में आ रहा है? इस बात का याद रखना, मेरी बात को। क्लियर हो गया? तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? दीज आर फेनेस्ट्रेशन, दीज आर फेनेस्ट्रेशन, दीज आर फेनेस्ट्रेशन। सभी को क्लियर हो गया? आगे आ जाओ। अब मुझे बताओ जरा, यहां पर आप समझना, ये लिपिड की मेम्ब्रेन है, तो इससे लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन बिना किसी की मदद के, बिना किसी एनर्जी के चले जाते हैं। तो इसको आप मुझे बताओ हम क्या बोलेंगे? सिंपल डिफ्यूजन। क्या बोलेंगे इसको? सिंपल डिफ्यूजन। दूसरी तरफ आप मुझे बताओ, यदि पोलर मॉलिक्यूल है वो इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, क्योंकि यहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो मैक्सिमम नॉन पोलर है, तो इसको रिपेल कर देंगे। तो इसको पार कराने के लिए, जैसे आप याद करो, आपने बजरंगी भाईजान मूवी देखी होगी, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर था, वो कैसे जाता था? सुरंग बना के जाता था कि नहीं जाता था? बोलो जरा। तो इसी तरीके से ये सुरंग बना दी, ये टनल बना दी, जिससे मॉलिक्यूल यहां से यहां या यहां से यहां, जहां कंसंट्रेशन ज्यादा है, यदि यहां ज्यादा है तो यहां आएंगे, यहां ज्यादा है तो यहां जाएंगे। इसका मतलब यहां भी एनर्जी नहीं लग रही है, मतलब यहां भी डिफ्यूजन हो रहा है, लेकिन ये किसकी मदद से हो रहा है? फैसिलिटी की मदद से हो रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब आप मुझे बताओ, हम किसकी बात कर रहे हैं? पोलर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? पोलर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। तो अब आप मुझे बताना जरा, ये जो पोलर मॉलिक्यूल है, ये जो पोलर मॉलिक्यूल है, क्या हो जाएंगे? आप मुझे बताओ जरा। इसको बाइंड करेंगे और यहां पर ऐसे घूम जाएंगे। कौन? ये कैरियर। कैसे करेंगे? लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन भेजना है, अगेंस्ट भेजना है, सीढ़ी के ऊपर चढ़ाना है, सीढ़ी से नीचे उतारना है, एनर्जी नहीं लगेगी, ऊपर चढ़ाना है, एनर्जी लगेगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बन जाएगा। बोले जरा जल्दी से। फिर मैंने आपको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बताया था, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है उसमें भी आप देखिए जरा, या तो आप मुझे बताओ जरा क्या प्रेजेंट होंगे। देखो जरा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन अकर वाया चैनल, और चैनल हाईली स्पेसिफिक होते हैं। अच्छे समझना, क्यों मैंने बताया? क्योंकि आज जब हम कलेक्टिंग डक्ट पढ़ेंगे ना, तो ये बहुत ज्यादा काम आएगा। बिना इसके आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, याद रखना। आपको बिना इसके एडीएच का मैकेनिज्म समझ में नहीं आएगा, आपको बिना इसके लूप ऑफ हेनले का मैकेनिज्म समझ में नहीं आएगा। तो अब आप यहां पर जरा ध्यान से समझना। अब यहां पर क्या हो जाएगा कि ये देखो जरा, ये ऐसे पॉलीपेप्टाइड की चेन है, 8 पॉलीपेप्टाइड की चेन बना के ए मिलके एक बना लेगी वाटर चैनल। क्या बना लेगी? वाटर चैनल, जिसको बोल देते हैं एक्वापोरिन। क्या बोल देंगे? एक्वापोरिन। इससे कोई और नहीं जाएगा, ना इससे सोडियम जाएगा, ना इससे पोटेशियम जाएगा, कोई भी नहीं जाएगा। सोडियम के लिए अलग है, पोटेशियम के लिए अलग है, कैल्शियम के लिए अलग है, मैग्नीशियम के लिए अलग है, सबके लिए अलग अलग है। अब मुझे बताओ, टाइप ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन अकेले चल रहा है, किसी से मतलब नहीं, अकेले चल रहा है, किसी और की कंसंट्रेशन से इसको मतलब नहीं। सभी को एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? किसी और की कंसंट्रेशन से मतलब नहीं है। मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूं, जो आपके टीचर्स के नोट्स है ना, यदि मेंस होता है, यदि मेंस होता है तो मैं आपको कहूंगा डीपीपी भी मत करना। समझ में आ गया? यदि मेंस होता है, यदि मेंस होता है तो डीपीपी भी नहीं करना, डीपीपी भी नहीं करना। यदि मेंस होता है तो डीपीपी भी नहीं करना, केवल क्लास नोट्स को कर जाना। 5 बार, 10 बार, 15 बार कर जाना क्लास नोट्स को। तुम देखो जरा, तुम्हारा प्री भी निकलेगा, तुम्हारा मेंस भी अच्छे से निकलेगा। और यदि तुम ऐसे गए कि यार ज्यादा बुक कर लेते हैं, ज्यादा नंबर आएंगे, तुम सिलेक्ट नहीं होगे। समझ में आ गया? आगे आ जाओ। तो अब आप मुझे बताइए जरा, यहां पर हम बात कर रहे हैं अकेला जा रहा है यूनिपोर्ट। दूसरी तरफ आप देखो जरा, ये तभी जाएगा, ये तभी जाएंगे जब ये भी इस तरफ जाएगा। सभी को क्लियर हो गया? मतलब निब्बी तभी जाएगी जब निब्बा जाएगा, तो इसको क्या बोल देंगे? सिंपोर्ट। मतलब इसका जाना इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्लियर हो गया? अब देखो, ये इस तरफ आ रहा है तो ये अपोजिट में जा रहा है, इसको बोलेंगे एंटीपोर्ट, कि दोनों एक जगह नहीं रहेंगे। यदि ये अंदर आ रहा है तो ये बाहर जाएगा, यदि ये बाहर जा रहा है तो ये अंदर आएगा, बन जाएगा। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ये देखो जरा, सोडियम, सोडियम अपने साथ में 2 ग्लूकोज को लेकर जा रहा है, सोडियम ग्लूकोज सिंपोर्टर। सोडियम अपने साथ में, सोडियम अपने साथ में 2 अमीनो एसिड को लेकर जा रहा है, सोडियम अमीनो एसिड सिंपोर्टर। आप मुझे बताओ, सोडियम अपने साथ में फॉस्फेट को लेकर जा रहा है, सोडियम फॉस्फेट सिंपोर्टर, बन जाएगा। अब देखो एंटीपोर्ट, एंटीपोर्ट का मतलब क्या? यदि सोडियम बाहर जा रहा है तो ये अंदर आएगा, यदि सोडियम अंदर आ रहा है तो ये बाहर जाएगा,
ये अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे, तो इसको बोल देंगे सोडियम प्रोटॉन एंटीपोर्टर। क्या बोल देंगे? सोडियम प्रोटॉन एंटीपोर्टर। सभी को क्लियर हो गया? आगे आ जाइए। अब आप मुझे बताओ हम किसकी बात कर रहे हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ए फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ए फॉर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ए फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ए फॉर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और इसमें यूज होते हैं एटीपी। अब जरा मुझे बताओ हमेशा सेल के बाहर कौन ज्यादा होता है? सोडियम। क्यों? क्योंकि सोडियम यदि सेल के अंदर ज्यादा हो गया तो पानी ज्यादा खींच लेगा, पानी ज्यादा खींच लेगा तो सेल स्वेल हो जाएंगे, सेल यदि स्वेल हो जाएंगे तो सेल डैमेज हो जाएंगे। तो सभी को क्लियर हो गया? इसीलिए कॉन्स्टेंटली सोडियम को बाहर फेंकना जरूरी है, कॉन्स्टेंटली सोडियम को बाहर फेंकना जरूरी है। किस तरफ? जहां ज्यादा पानी है वहां, आप मुझे बताओ जरा, कम पानी से ज्यादा पानी की तरफ। क्लियर हो गया? तो अब जब ऐसा करना है तो एनर्जी लगेगी। हमेशा पोटेशियम अंदर ज्यादा है और बाहर कम है, और हमको पोटेशियम को बाहर से अंदर भी लाना है, हमको पोटेशियम को बाहर से अंदर भी लाना है। तो आप मुझे बताइए जरा यहां पर क्या हो जाएगा कि यहां पर भी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पोटेशियम को अंदर लाएंगे, इसको बाहर फेंकेंगे, तो यहां पर आ जाएगा सोडियम पोटेशियम एटीपेज, सोडियम पोटेशियम एटीपेज, सोडियम पोटेशियम एटीपेज, सोडियम पोटेशियम एटीपेज, सोडियम पोटेशियम एटीपेज। तो ये क्या करेगा? 3 सोडियम को यहां से पकड़ेगा और बाहर फेंक देगा, ये यहां से 2 पोटेशियम को पकड़ेगा और ऐसे छोड़ देगा। तो सभी को ये बात अच्छे समझ में आ गई? बोले जरा जल्दी से। अब आप यहां पर जरा ध्यान से समझना, अच्छे से समझो जरा। यहां पर मान लो 8 सोडियम है, यहां पर 4 सोडियम है। अब मुझे बताओ ये अंदर से यदि बाहर फेंक देगा तो यहां कितने सोडियम बचेंगे? 1। यहां कितने सोडियम हो जाएंगे? 11। अब मुझे बताओ यहां पर, आप मुझे बताना जरा, 4 पोटेशियम है, यहां पर 6 पोटेशियम है। जब ये 2 को अंदर फेंक देगा, जब ये 2 को अंदर फेंक देगा तो यहां पर आप मुझे बताओ जरा कितने पोटेशियम बचेंगे? 2 पोटेशियम बचेंगे। और अंदर आप मुझे बताओ कितने पोटेशियम हो जाएंगे? हाई। क्लियर हो गया? तो मुझे बताना जरा, सोडियम की कंसंट्रेशन हमेशा बाहर ज्यादा है, हमेशा बाहर ज्यादा है ड्यू टू सोडियम पोटेशियम एटीपेज। पोटेशियम की कंसंट्रेशन हमेशा अंदर ज्यादा है ड्यू टू सोडियम पोटेशियम एटीपेज। सभी को क्लियर हो गया? बट सर सोडियम वाटर इज वेरी रिएक्टिव, ये क्या फालतू की बात कर रहे हो? बेटा फालतू का दिमाग मत लगाओ, अभी समझ में आ गया? इसको सुनते जाओ, इसको समझते जाओ, इतना सा दिमाग है तुम्हारा। अभी जो पढ़ा रहा हूं वो इतनी बड़ी चीज है, तो इसीलिए उसको वैसे ही मुझे खींच के इतना बड़ा करना है। समझ में आ रहा है? तुम उसको इतना बड़ा भी करने की कोशिश मत करो, वो अभी नहीं है। क्लियर हो गया? इसीलिए चुपचाप अच्छे से सुनते जाओ, साइंटिस्ट मत बनो। ठीक है? अब देखो 2 टाइप का एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, 2 टाइप का एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। आपने साइकिल चलाई होगी, आपने साइकिल चलाई होगी, जब आपने साइकिल चलाई होगी तो पिछले पहिए पर आपकी पूरी ताकत लगी होगी, और जब पिछले पहिए पर आपकी ताकत लगी थी, मुझे बताना जरा, तो यहां पर डायरेक्ट एनर्जी रिसीव कर रहा है और उसकी वजह से अगला पहिया भी घूम रहा था, उसकी वजह से अगला पहिया भी घूम रहा था। तो आप मुझे बताओ जो डायरेक्टली एनर्जी को रिसीव कर रहा है वो कौन हो जाएगा? प्राइमरी एक्टिव। जो इसकी वजह से चल रहा है वो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी एक्टिव। ये क्या हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा। दिस इज प्राइमरी एक्टिव, दिस इज सेकेंडरी एक्टिव, दिस इज प्राइमरी एक्टिव, दिस इज सेकेंडरी एक्टिव, प्राइमरी एक्टिव, सेकेंडरी एक्टिव, प्राइमरी एक्टिव, सेकेंडरी एक्टिव, प्राइमरी एक्टिव, सेकेंडरी एक्टिव बन जाएगा। बोलिए जरा जल्दी से। अब आप देखना जरा, हमको जो पढ़ना है, हमको जो पढ़ना है, क्लियर हो गया? तो मुझे बताओ जरा, K प्लस से वाटर जुड़ सकता है? नहीं जुड़ सकता। सभी को क्लियर हो गया? सभी के अलग अलग होते हैं, सभी के अलग अलग होते हैं। ये बताया था कि नहीं बताया था? ये देखो जरा, ये सोडियम के साथ वाटर कैसे जा सकता है? वाटर का चैनल अलग है, सोडियम का चैनल अलग है, लेकिन सोडियम अंदर आ जाएंगे तो उनके पीछे पीछे अपने चैनल से ये आ जाएंगे। जैसे वीआईपी गेट अलग होता है, कॉमन पीपल का गेट अलग होता है। वीआईपी आ गए, मान लो जैसे मैंने आपको बताया विक्की कौशल वीआईपी गेट से आ गया, तो कॉमन गेट से बाकी लोग आ जाएंगे, लेकिन वो वीआईपी गेट से थोड़ी आएंगे, वो अपने ही गेट से आएंगे। तो सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाएं। अब देखो ये ट्यूब्यूलर सेल है, ये आप मुझे बताओ ल्यूमेन है, दिस इज द स्पेस, दिस इज द स्पेस। अब आप मुझे बताओ ये इंटरस्टिशियल स्पेस है, और ये क्या है? ब्लड कैपिलरी। ये क्या है? ब्लड कैपिलरी बन जाएगा। आगे आ जाइए। अब आप यहां पर जरा ध्यान से समझना, सबसे पहले कौन वर्क करता है? सोडियम पोटेशियम एटीपेज।
ये क्या करेगा, एटीपी को यूज करके सोडियम को बाहर फेंकेगा, पोटेशियम को अंदर फेंकेगा। जब ये ऐसे बाहर फेंकेगा, जब ये ऐसे बाहर फेंकेगा, जब ये ऐसे बाहर फेंकेगा, तो अंदर सोडियम कम हो जाएंगे। अब जैसे ही आप मुझे बताओ, इसकी वजह से वेरी लो सोडियम इनसाइड ड्यू टू सोडियम पोटेशियम पंप, किसने कम कर दिया, इसने बाहर फेंक दिया। और जब इसने बाहर फेंक दिया तो यहां कंसंट्रेशन कम हो गई। तो अब यहां पर ये वाले चैनल, यहां पर ये वाले चैनल, क्योंकि यहां सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ज्यादा से कम की तरफ आ जाएंगे। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, लेकिन ऐसा क्यों हुआ, ऐसा समझ लो। मुझे बताओ, तुम्हारे दिमाग में यदि गोबर भरा हुआ है, जब तक तुम उस गोबर को निकालोगे नहीं, अच्छा नॉलेज जाएगा नहीं। तो आप मुझे बताओ, तुमने गोबर निकाला, अच्छा नॉलेज गया, तुमने गोबर निकाला, अच्छा नॉलेज गया। तो मुझे बताओ जरा, मेहनत किस में लगनी है तुमको, केवल और केवल गोबर निकालने में? पुराने नोट्स फाड़ के फेंक देना, जितने भी नोट्स हैं फाड़ के फेंक देना। सर 11th में बनाए थे, 12th में बनाए थे, फिर ड्रॉप में बनाए थे, फिर से बना ले, क्या फाड़ के फेंक दो। ऐसे स्टार्ट करो जैसे पहली बार पढ़ाई कर रहे हो। याद रखना इस बात को। क्लियर हुआ? तो ये समझ में आया? एक मिनट रुको, पानी पी लूं। सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? इसकी वजह से यहां कंसंट्रेशन कम हो गई। ये तुम अपने दिमाग से गोबर बाहर फेंकते जा रहे हो, जिसकी वजह से अच्छा नॉलेज अंदर आता जा रहा है। सभी को बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? पूरा क्लियर हो गया? यहां से तुमने डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, ठीक है, लैक ऑफ कॉन्सेप्ट, मिसकंफ्यूजन, कंफ्यूजन, सब यहां पर आपने इसको निकाल दिया। तो यहां से प्योर कॉन्सेप्ट अंदर आने लगे। तो ये तब तक आएंगे जब तक, ये तब तक आएंगे जब तक ये घूमता रहेगा, ये तब तक आएंगे जब तक तुम इसको बाहर फेंकते रहोगे। क्लियर हो गया? अब सोडियम अंदर फेंक दिए, सोडियम अंदर फेंक दिए। यहां पर सोडियम के छोटे से लीकी चैनल होते हैं। सोडियम के क्या होते हैं आप मुझे बताओ जरा? छोटे से लीकी चैनल होते हैं। सभी को क्लियर हो गया? बोलो जरा जल्दी से। सोडियम के छोटे से लीकी चैनल होते हैं। सभी को ये बात अच्छे से समझ में आ गई? तो इन लीकी चैनल से वापस ये पोटेशियम, थोड़ा सा पोटेशियम यहां पर आ जाता है। सभी को क्लियर हो गया? आगे आ जाओ। अब देखो, जब ये सोडियम जाएगा तो अपने साथ में ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फॉस्फेट, लैक्टेट सब लेकर जाएगा। अब देखो जरा, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल को आप जरा ध्यान समझना। इसके देखो जरा, जो इसकी ल्यूमिनल साइड है, ये इसकी ल्यूमिनल साइड है, वेसल वाली साइड, ल्यूमिनल साइड। इस तरफ माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं जो इसको ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस प्रोवाइड करते हैं। सिंपल क्यूबॉइडल सेल, सिंपल क्यूबॉइडल सेल, सिंपल क्यूबॉइडल सेल। क्लियर है? simple cuboidal cell with brush border which will increase surface area, which will increase surface area, which will increase surface area, surface area को बढ़ा देते हैं। सभी को क्लियर हो गया? हमारे हर सेल में, क्लियर है, हर सेल में पोटेशियम लीकी चैनल होते हैं। क्या होते हैं? पोटेशियम लीकी चैनल होते हैं बैलेंस करने के लिए हर सेल में, पूरी बॉडी के। सभी को बात समझ में आ गई? अब आप मुझे बताओ, यहां पर क्या हो जाएगा? माइक्रोविलाई जो इसको ब्रश बॉर्डर, इसका सरफेस एरिया बढ़ा रहा है, इसीलिए मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन का होगा पीसीडी। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ब्रश बॉर्डर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ब्रश बॉर्डर। अब देखना, इस ब्रश बॉर्डर की वजह से सबसे पहले 70% इसको यहां फेंका और यहां से देखो आ गया। तो 70% से 80% सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन हो गया। अब आप मुझे बताओ, ग्लूकोज का 100%, अमीनो एसिड का 100%, बाइकार्बोनेट का 90%। अब जितना सोडियम जाएगा उसके पीछे पीछे उतना वाटर जाएगा। इनका रास्ता अलग है, इनका रास्ता अलग है, इनका रास्ता अलग है, इनका रास्ता अलग है। जितना सोडियम उतना वाटर, बट दे हैव डिफरेंट मैकेनिज्म, बट दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज्म टू रीअब्सॉर्ब। सभी को क्लियर हो गया? आगे आ जाओ। अब मुझे बताना, सबसे पहले सोडियम पोटेशियम वर्क किया। सोडियम पोटेशियम जैसे ही वर्क किया, सोडियम पोटेशियम जैसे ही वर्क किया, यहां सोडियम की कंसंट्रेशन कम हो गई। तो यहां से ये चैनल काम करने लगा। अब सोडियम अपने साथ में ग्लूकोज को यहां भर देगा। ये बड़ा है, ये सेल छोटा सा है, तो यहां ग्लूकोज भर जाएगा, कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। जब ज्यादा हो जाएगी तो आप मुझे बताओ, फैसिलिटेड डिफ्यूजन से ग्लूकोज यहां, अमीनो एसिड यहां, और ये सीधे यहां आ जाएंगे। वाटर आप मुझे बताओ, यहां से यहां, जब यहां आ जाएगा, यहां से दूसरे चैनल से यहां, तो इसका एब्जॉर्प्शन पैसिव हो रहा है, लेकिन इन सभी का सेकेंडरी एक्टिव, क्योंकि यदि ये नहीं होते तो ये आगे नहीं जाता। तो सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया?
ईमानदारी से मुझे बताओ, क्या सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? ईमानदारी से मुझे बता दो। आगे बढ़ जाएं। अब आप देखो जरा, ये मैंने आपको बता दिया था, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब देखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप देखो हमारी जो बॉडी है, फिर से समझ लो, हमारी जो बॉडी है वो क्या करती है? मेटाबॉलिज्म में बहुत सारे एसिड्स प्रोड्यूस करती है। क्या प्रोड्यूस करती है? बहुत सारे एसिड्स प्रोड्यूस करती है। क्लियर है? अब ये जो एसिड है ये H+ आयन डोनेट करते हैं। मुझे बताओ, यदि इन एसिड को न्यूट्रलाइज नहीं किया गया तो क्या ये, आप मुझे बताओ, हमको सरवाइव करने देंगे? पेट में एसिड प्रोड्यूस होता है, लेकिन पेट का जो एसिड है, अच्छे से इस बात को समझना, वो यदि मान लो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकोजल कवरिंग होती है। क्या होती है? आप मुझे बताओ जरा। म्यूकस की कवरिंग होती है। क्या होती है? म्यूकस की कवरिंग होती है। ठीक है, यदि मान लो H+ आयन बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो म्यूकस की कवरिंग वहां से हट जाएगी और ये H+ आयन सीधे आ जाएंगे, किसके कांटेक्ट में आ जाएंगे? आप मुझे बताओ जरा, स्टमक के। और जब आ जाएंगे तो वहां पर अल्सर करा देंगे। क्या करा देंगे? अल्सर करा देंगे। क्लियर हो गया? तो इसको न्यूट्रलाइज करने का काम कौन करेगा? बाइकार्बोनेट। जरा सभी लोग टाइप करो, बाइकार्बोनेट न्यूट्रलाइजेस द एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने का काम कौन कर रहा है? बाइकार्बोनेट्स। कौन कर रहा है? बाइकार्बोनेट्स। जल्दी से मुझे बताओ, कौन कर रहा है? बाइकार्बोनेट। अब देखो जरा, बाइकार्बोनेट जब इससे कंबाइन हो गया, फिल्टर्ड होके कौन आ गया? H2CO3। अब H2CO3 कार्बोनिक एनहाइड्रेस की वजह से टूट जाएगा CO2 और वाटर में। या तो वाटर आगे चला जाएगा या फिर वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाएगा सोडियम के पीछे पीछे। लेकिन इस CO2 का क्या होगा? ये जो CO2 है ये आ जाएगी अंदर, डिफ्यूज होके आ गई, अगेन पानी से कंबाइन करेगी, हर सेल में पानी होता है, H2CO3 बनाएगी। अब यहां पर ये ब्रेक हो जाएगा, किसमें? क्लियर हो गया? तो बाइकार्बोनेट को वापस ब्लड में भेजेंगे। क्यों? क्योंकि बाइकार्बोनेट देखो काम आएगा। बाइकार्बोनेट क्या होगा? काम आएगा। बार बार एसिड प्रोड्यूस होगा तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बाइकार्बोनेट काम आएगा। अब इस H+ आयन का क्या करें? ये खराब है, तो इन H+ आयन को क्या कर दें? आप मुझे बताओ जरा, यहां पर ल्यूमेन में भेज दें। और कैसे? सोडियम अंदर आएगा तो ये बाहर जाएंगे, सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोर्टर से ये भेज दिया। अब मुझे बताओ, H+ आयन आ तो गया, लेकिन आप मुझे बताना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, क्या आप मुझे बताओ, जो यूरिथ्रा है वो बेचारी इस H+ आयन के अटैक को झेल पाएगी कि पता चले? आप मुझे बताओ जरा, यूरिथ्रा में इस H+ आयन ने होल कर दिए, H+ आयन ने क्या कर दिए? होल कर दिए, मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको भी न्यूट्रलाइज करना है। कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे? इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ट्यूब्यूलर सेल, देखो यहां पर आप मुझे बताओ, ये भी टॉक्सिक है और ये भी टॉक्सिक है, तो दोनों टॉक्सिक को मिला के आप मुझे बताओ क्या बन जाता है? कुछ काम की चीज बन जाती है, कुछ काम की चीज बन जाती है। क्लियर हो गया? अरे सभी को समझ में आया कि नहीं आया? चलो मैं आपको एक जगह की स्टोरी बताता हूं। बहुत पहले मतलब एक स्वामी भोगरनाथ थे, उनको भोयंग भी बोलते हैं। तो साउथ में आप इस बात को समझना हो बेटा, कभी मत समझना कोई भी चीज किसी रिलीजन से ज्यादा मैटर करती है। ये सब हमारी हिस्ट्री है, जो हुआ है वो हमारी हिस्ट्री है। क्लियर हो गया? तो जो भोगरनाथ थे उन्होंने क्या किया था? 9 डेडली टॉक्सिन्स, मतलब ऐसा टॉक्सिन जिसको जरा सा भी ले लिया जाए तो इंसान की जान चली जाए, ऐसे 9 खतरनाक जहर को मिला के उन्होंने उसको सॉलिडिफाई करके उन्होंने मूर्ति बनाई थी। क्या बनाई थी? मूर्ति। और उस मूर्ति के ऊपर ऐसे पानी चढ़ाते थे और उस मूर्ति से जो जल निकलता था वो बहुत सारी बीमारियों को क्योर कर देता था। कैसी भी स्किन डिजीज हो, कैसा भी कोई प्रॉब्लम हो, उसको मैक्सिमम को ठीक कर दिया करता था।
टोटल 6 बना के गए थे, तो 5 यूज हो चुकी थी, आखिरी बची थी, तो फिर उसको मंदिर प्रशासन ने उसको अलग रख दिया। ठीक है, कि कम से कम एक वो रहे कि भाई कैसे बनी थी, आगे जाके पता चल सके, ज्यादा एडवांस साइंस हो तो पता चल सके। क्लियर हो गया? तो ये बात सभी को अच्छे से समझ में आई। तो आप मुझे बताओ जरा, ये डेडली है, ये भी डेडली है, तो देखो जरा इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये टॉक्सिक मटेरियल किसने बनाया? आप मुझे बताओ जरा। टिब्यूस ने बनाया, दोनों को कंबाइन कर दिया। जब दोनों को कंबाइन कर दिया तो यहां पर NH4+ बन गए और इनसे क्लोराइड और कंबाइन हो जाता है। न्यूट्रलाइज 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 क्या हो गया? आप मुझे बताओ जरा। न्यूट्रलाइज। सभी को क्लियर हो गया? सभी को बात अच्छे समझ में आ गई? क्या हम आगे बढ़ जाएं? बोलो जरा जल्दी से। अब आप मुझे बताओ, ये काम साइमल्टेनियसली चलता रहता है, तुम्हारे हिसाब से नहीं होगा, ठीक है? ऐसा तो नहीं होता। बताओ जरा, खाना खाते टाइम पहले तुम रोटी 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 खा लेते हो, फिर ऊपर से ऐसे करके जो है सब्जी डाल लेते हो, ठीक है? फिर उसके बाद चावल 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 ऐसे भर लिए, और चावल भरने के बाद में ऊपर से जो है तुम ऐसे डाल देते हो उसमें, पता चले पूरा का पूरा तुमने जो भी दाल, तुमको सब्जी जो भी है वो ऐसे खा लेते हो। ऐसा नहीं होता ना भाई, कोई बैलेंस बना हुआ है। तो जब तुमने बैलेंस बनाया हुआ है तो ये बॉडी तो ऊपर वाले ने बनाई है, क्यों नहीं बैलेंस बनाया होगा? समझ में आ गया? तो ये क्लियर हो गया। तो यहां से अमोनिया इसको क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज। क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज। ये आपको बन जाएगा, ये देखो जरा, H+ साइन यहां चले जाएंगे, H+ साइन यहां चले जाएंगे, इसको न्यूट्रलाइज कौन कर देगा? अमोनिया। कौन कर देगा? न्यूट्रलाइज अमोनिया। बाइकार्बोनेट जो है वो यहां पर चला जाएगा। तो सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ गया? क्या हम आगे बढ़ जाएं? बोलो जरा जल्दी से। तो अब आप मुझे बताना, हम एक एक का देखते जा रहे हैं। आप देखो जरा, अभी यहां पर आप देखना, सोडियम पोटेशियम पंप अभी चालू नहीं हुआ है। सोडियम पोटेशियम पंप अभी चालू नहीं हुआ है, और जब चालू नहीं हुआ है तो दोनों जगह सोडियम बराबर हैं, तो ये सोडियम अंदर नहीं आएंगे। लेकिन जैसे ही आप मुझे बताओ इन सोडियम को बाहर फेंक दिया, जैसे ही इन सोडियम को बाहर फेंक दिया, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? यहां सोडियम कम, तो यहां सोडियम ज्यादा। देखो यहां पर जितने सोडियम थे, यहां 5 थे, यहां भी 5 थे, 3 फेंक दिए तो यहां 2 बच गए, ये 2 बच गए, यहां पर 5 ही है। तो अब सोडियम अंदर आएंगे, सोडियम अपने साथ में ग्लूकोज को लाएंगे, सोडियम अपने साथ में अमीनो एसिड को लाएंगे, सोडियम अपने साथ में अपने अगेंस्ट में H+ आयन को लेकर जाएंगे, और पीछे पीछे पानी को लाएंगे, पीछे पीछे पानी को लाएंगे। अरे बात समझ में आ गया? जैसे विक्की कौशल आया था तो तृप्ति ढिबरी को अपने साथ में लाया था, तो ये साथ में लाया, याद रखना, ये साथ में लाया और भीड़ पीछे पीछे आई, ये साथ में लाया और भीड़ पीछे पीछे आई। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आप बोलो जरा जल्दी से। ये साथ में लाया और भीड़, आप मुझे बताओ जरा, पीछे पीछे चली आई। तो सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? आप बोलो जरा जल्दी से। हाँ बेटा, एंटीपोड में एक ही चैनल होता है अपोजिट, इसलिए तो उसको एंटीपोड बोलते हैं, कि मतलब इसका बाहर जाना, इसका बाहर जाना इस पर डिपेंड करेगा। ये आएगा तो ये बाहर जाएगा। सभी को क्लियर हो गया? ये आएगा तो ये बाहर जाएगा। आगे बढ़े, चलो जरा। अब आप मुझे बताओ, तो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कैसे हुआ? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आप मुझे बताओ, इसके पीछे पीछे ग्लूकोज भी आया, इसके साथ में इसको लेकर आया, तो ये भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये भी साथ में लेकर आया तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये पीछे पीछे आया तो पैसिव ट्रांसपोर्ट। और पोटेशियम आप जानते हो लीकी चैनल की वजह से आ गए। अब आप मुझे बताओ जरा, H+ आयन को यहां पर सीक्रेट कर दिया, आप मुझे बताओ अमोनिया को यहां पर सीक्रेट कर दिया, तो ये आपको याद हो गया। 5 बार इसको बनाओ, इसको अभी 5 बार बनाओ, बनाओ इसको 5 बार बनाओ। से क्लियर? आगे बढ़ जाए। एक बच्चा बोल रहा है, सर वेट लॉस का बता दो। जितनी रोटी खाते हो उतने किलोमीटर चला करो। सर हम तो 10 रोटी खाते हैं, एक दिन 10 किलोमीटर चलोगे, अपने आप जो है वो नियम बना लो। देखो याद रखो, तुम नियम को बनाओगे ना, नियम तुमको बना देंगे। यदि तुमको लाइफ में कुछ बनना है तो तुमको नियम बनाने पड़ेंगे। यदि तुम नियम बनाओगे, नियम तुमको बना देंगे। याद रखना, यदि तुम नियम बनाओगे, नियम तुमको बना देंगे। तो यदि मान लो तुमको दुबला होना है, एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, एक फ्यू एग्जाम्पल बता रहा हूं अच्छा सा, तो सिंपल सा है, जितनी रोटी खाऊंगा उतने पैदल चलूंगा, उतने किलोमीटर पैदल चलूंगा। सर मैं रोटी ना खा के चावल खा लूं, चावल खा लूं तो बहुत सिंपल सा है, जितनी कटोरी चावल खाओगे। सर बड़ी कटोरी लेके बैठ जाऊं तो, अब वे तो तुम फिर चीटिंग कर रहे हो। तो इसको ऐसे याद रखो, जितने चम्मच
जितने चम्मच, टी स्पून, टेबल स्पून, जितने टेबल स्पून तुम चावल खाओगे, समझ में आ रहा है, उसका 1/2 किलोमीटर चल लो, उसका 1/2 किलोमीटर चल लो। ये पहला तुम्हारा नियम बनने का वो रहेगा। फिटनेस भी आएगी, फिटनेस आएगी, तुम चलोगे, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बढ़ेगा, ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा बढ़ेगी, टॉक्सिन्स ज्यादा बाहर होंगे, तुम्हारा दिमाग अच्छे से काम करेगा, तुम्हारी बॉडी ज्यादा एनर्जेटिक रहेगी, लिथार्जिक नहीं आएगा। तो इसीलिए इस पॉइंट के ऊपर मैंने बोला ये आपके लिए काम का है। समझ में आ रहा है? सबसे पहला एक नियम बना लो, जितनी रोटी खाओगे उतने किलोमीटर पैदल चलोगे। बिल्कुल सिंपल सा है। टेबल स्पून से यदि रोटी नहीं खाते तो चावल, जितने चम्मच चावल खाओगे उसके आधे चले जाओ, उसके आधे चले जाओ। सर हम 40 चम्मच खाते हैं, एक दिन चल के देखो जरा, अपने आप जो है वो 20 चम्मच पे हो जाओगे। तो ये सभी को क्लियर हो गया। आप बनाओ इसको जल्दी से, 5 बार बनाओ। उनको मजदूरी नहीं करनी है, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो अपने। आप मुझे बताओ 180 लीटर पर डे क्या हो रहा है फिल्टर्ड, इसमें से आप मुझे बताओ जरा 80% ऑफ 180 लीटर विल रीअब्सॉर्ब इफ वी रिमूव पीसीटी फ्रॉम नेफ्रॉन, इफ वी रिमूव पीसीटी फ्रॉम नेफ्रॉन। साइक्लिंग कर सकते हो, बहुत बढ़िया, लेकिन करना जरूरी है। आपका ये जुलाई खत्म होने से पहले, आपका ये जुलाई खत्म होने से पहले आपकी फिजिकल एक्सरसाइज करने की हैबिट पड़ जाना चाहिए। आप घर से बाहर नहीं जा सकते तो आप सूर्य नमस्कार करिए। आप यदि घर से बाहर नहीं जा सकते तो आप सूर्य नमस्कार करिए, लेकिन आपको करना है, एक्सरसाइज करना है। आप सूर्य नमस्कार को एक्सरसाइज मान के कर लीजिए, और विश्वास मानो पूरी दुनिया में कोई भी रिलीजन का कोई भी हो वो उस प्रोसेस को करता है। मंत्र मत बोलना, ठीक है? मंत्र को एक्सरसाइज से इसीलिए जोड़ा गया, जिससे क्या होता है, पहले के समय में किसी भी चीज से यदि आप धार्मिक वैल्यू को जोड़ दो तो उसको लोग ज्यादा करते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसी तरीके से आप इस बात को समझना कि आप उसको जरूर करो, आप उसको जरूर करो, बिना मंत्र के कर लो। पूरी सांस लेके करो। पहली पोजीशन पे पूरी सांस ली, दूसरे पे पूरी सांस निकाली, फिर तीसरे पे पूरी सांस ली, चौथे पे पूरी सांस निकाली। इतना काम आप जरूर करो यदि आप अपना परफॉर्मेंस बहुत ही धमाकेदार चाहते हो तो। समझ में आ गया? तो ये आगे बढ़ जाए, चलो जरा। तो देखो 80% के अब यहां पर रीअब्सॉर्ब होता है, तो यदि इसको निकाल देंगे, यदि इसको निकाल देंगे तो आप मुझे बताओ जरा क्या हो जाएगा। 80% वाटर कितना ज्यादा है, 180 लीटर का 80% कितना ज्यादा है, तो यूरिन तो क्या हो जाएगी आप मुझे बताओ जरा, बहुत डाइल्यूट हो जाएगी। 2-4 ओशियन तो तुम एक आध साल में भर दोगे, पता चले बीच पे गए तो वहां पर खड़े खड़े के मुस्कुरा के मैंने ही भरा है ये, ठीक है? तो ये सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। क्या हम आगे बढ़ जाएं, बोलो जरा। अब आप मुझे बताना लूप ऑफ हेनले, किसकी बात कर रहे हैं? लूप ऑफ हेनले। हाँ बेटा, फुटबॉल के लिए तो मैं कभी मना नहीं करूंगा, फुटबॉल तो मेरा फेवरेट गेम था, ठीक है? तो उसके लिए तो मैं कभी भी मना नहीं करूंगा। तो आप मुझे बताओ हम किसकी बात कर रहे हैं? लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। तो अब मुझे बताना जरा, ये जो लूप ऑफ हेनले है इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ फिल्ट्रेशन हुआ, फिल्ट्रेशन के बाद आप जानते हो, ये देखो जरा, ये मैंने क्या बनाया हुआ है, एक्वापोरिन। इसमें एक्वापोरिन भी है, सॉल्ट चैनल भी है। ये देखो मैंने आपको बताया था ना, सोडियम चैनल, सोडियम पोटेशियम एटीपेस और एक्वापोरिन। अब आप मुझे बताओ, यहां पर सोडियम चैनल भी है, यहां पर एक्वापोरिन भी है, तो सोडियम वाटर दोनों जाएंगे। लेकिन यहां पर केवल और केवल रास्ता किसके लिए है? केवल और केवल पानी के लिए। तो यहां से पानी आएगा, लेकिन सॉल्ट बाहर नहीं जाएगा, सॉल्ट बाहर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? सॉल्ट बाहर क्यों नहीं जाएगा? बिकॉज दे डू नॉट हैव, बिकॉज दे डू नॉट हैव बिकॉज दे डू नॉट हैव सोडियम चैनल। अब आप देखो जरा, यहां पर आ जाओ, ठीक है? यहां पर जो चैनल है, यहां पर जो चैनल है, आप इससे समझो, दिस इज द कोएड स्कूल, दिस इज द गर्ल्स स्कूल, दिस इज द बॉयज स्कूल, दिस इज द कोएड स्कूल, दिस इज द गर्ल्स स्कूल, दिस इज द बॉयज स्कूल। तो अब आप मुझे बताओ, यहां पर केवल और केवल सोडियम के चैनल हैं, सॉल्ट के चैनल हैं, वाटर के चैनल नहीं है, तो यहां से वाटर नहीं जाएगा। यहां पर सोडियम पोटेशियम एटीपेज है और सोडियम चैनल है, तो यहां से भी सोडियम जाएगा। इसका मतलब ये वाला जो डिसेंडिंग पार्ट है, परमिएबल फॉर वाटर बट इम्परमिएबल फॉर सॉल्ट, ये वाला परमिएबल फॉर सॉल्ट बट इम्परमिएबल फॉर वाटर, बिकॉज दे डू नॉट हैव एक्वापोरिन, दे डू नॉट हैव सोडियम चैनल, दे डू नॉट हैव सोडियम चैनल। अरे बन जाएगा, बोलो जरा जल्दी से, आगे आ जाओ। अब मुझे बताओ किसकी बात कर रहे हैं? थिन डिसेंडिंग लिम्ब। तो थिन डिसेंडिंग लिम्ब परमिएबल ओनली फॉर वाटर, परमिएबल फॉर ओनली वाटर, बिकॉज दे हैव एक्वापोरिन्स, बिकॉज दे हैव एक्वापोरिन्स।
ऑलमोस्ट इम्परमिएबल फॉर सॉल्ट, एनसीईआरटी का वर्ड है, बिकॉज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सॉल्ट चैनल। और यहां से याद रखना, यहां से याद रखना आपको नीट 2025 में, नीट 2025 में यदि आपका मेंस होता है तो यहां से आपको क्वेश्चन मिल सकता है, यहां से आपको क्वेश्चन बिल्कुल मिल सकता है, याद रखना। सभी को ये बात अच्छे समझ में आ गई, बिल्कुल मिल सकता है। क्लियर हो गया? आगे आ जाओ। थिन असेंडिंग लिम्ब, impermeable for water because they do not have aquaporin, and permeable for salt because they have salt channel, because they have salt channel। तो ये देखो जरा, यहां पर आप मुझे बताओ जरा, ये सोडियम पोटेशियम पंप वर्क कर रहे हैं जिससे सोडियम जा रहा है। अब यहां पर देखो जरा, ये मान लो सोडियम है, तो ये क्या होते जा रहे हैं, ये बाहर जाते जा रहे हैं, बन जाएगा बुलिश हेल्दी से। सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? बोलो जरा, किसी को भी इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो बता दो। हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? क्या हम आगे बढ़ जाएं? क्या हम आगे बढ़ जाएं? असेंडिंग लिम्ब, तो मुझे बताओ जरा, असेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल फॉर सॉल्ट, असेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल फॉर सॉल्ट। क्लियर हो गया? असेंडिंग लिम्ब इज द परमिएबल फॉर सॉल्ट। अरे सभी को ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? असेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल फॉर सॉल्ट। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आप मुझे बताओ जरा, यहां से पैसिव रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा किसका? पैसिव रीएब्जॉर्प्शन थिन से होगा, एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन थिक से होगा, एंड दे आर इम्परमिएबल फॉर वाटर, दे आर इम्परमिएबल फॉर वाटर। सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? क्या हम आगे बढ़ जाएं? बोलो जरा जल्दी से, क्या हम आगे बढ़ जाएं? अब पहले हम पढ़ेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म, उसके बाद में हम पढ़ेंगे किसके बारे में? डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट के बारे में। या पहले डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, ऐसा कर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना। तो चलिए जरा, लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। आप मुझे बताओ हम किसकी बात कर रहे हैं? असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। पहले मुझे बताओ डिसेंडिंग में क्या प्रेजेंट होते हैं? एक्वापोरिन। क्या प्रेजेंट होते हैं? एक्वापोरिन। जल्दी से आप मुझे बताइए, डिसेंडिंग में क्या प्रेजेंट होते हैं? एक्वापोरिन। और क्योंकि इसमें एक्वापोरिन डिसेंडिंग में प्रेजेंट होते हैं, सो दे आर ओनली परमिएबल फॉर वाटर। ये किसके लिए परमिएबल होते हैं? वाटर के लिए परमिएबल होते हैं। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? किसके लिए परमिएबल होते हैं? केवल वाटर के लिए। फिर हम किसकी बात कर रहे हैं? असेंडिंग लिम्ब की। तो असेंडिंग लिम्ब में क्या प्रेजेंट है? सोडियम के चैनल्स प्रेजेंट है, सॉल्ट के चैनल्स प्रेजेंट है, तो इसीलिए दे आर ओनली परमिएबल फॉर सॉल्ट, दे आर इम्परमिएबल फॉर वाटर because they do not have aquaporin, because they do not have aquaporin। बन जाएगा। अब आप मुझे बताओ, थिक असेंडिंग में चलते हैं। तो थिक असेंडिंग में यहां पर क्या लगा हुआ है? सोडियम पोटेशियम पंप, जो क्या कर रहा है? इन सोडियम को सेल से बाहर फेंक रहा है। और जब सेल से बाहर फेंकेगा तो सेल के अंदर कंसंट्रेशन सोडियम की कम हो जाएगी, तो यहां से सोडियम अंदर आ जाएगा। तो मुझे बताओ, ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ या प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ? बताइए जरा जल्दी से, इज दिस सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट या फिर इज दिस प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट? बोलो जरा जल्दी से, क्या है ये? दिस इज अ सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, या फिर आप मुझे बताइए जरा, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। सभी को क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाए, चलो जरा। अब आप मुझे बताना, हम बात कर रहे हैं डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल की। तो देखो, डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल अगेन क्यूबॉइडल सेल के बने होते हैं। इनके अंदर माइक्रोविलाई बहुत ही ज्यादा कम होती है, वेरी फ्यू माइक्रोविलाई आर प्रेजेंट। और जब बहुत ही थोड़ी सी माइक्रोविलाई होगी, जब बहुत ही थोड़ी सी माइक्रोविलाई होगी, तो आप मुझे बताना जरा, डज नॉट प्रोवाइड ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस। ये ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, ये ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। सभी को एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? किसी को इसमें डाउट है, कंफ्यूजन है तो बताओ। अब आप मुझे बताओ, रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम डीसीटी इज वेरी लेस एज कंपेयर टू पीसीटी। रीजन क्या हो जाएगा? क्योंकि पीसीटी में क्या प्रेजेंट है? ब्रश बॉर्डर है जो सरफेस एरिया बढ़ाता है, डीसीटी में ब्रश बॉर्डर नहीं है जिसकी वजह से वो सरफेस एरिया नहीं बढ़ा पाता। तो सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आगे आ जाइए। अब आप मुझे बताओ जरा, हम डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल की बात कर रहे हैं विदाउट एल्डोस्टेरॉन, मतलब अभी एल्डोस्टेरॉन का सिक्रीशन नहीं हुआ है। जब एल्डोस्टेरॉन का सिक्रीशन नहीं होगा तो ये चैनल्स क्लोज होंगे, और जब चैनल्स क्लोज होंगे तो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, ऐसा एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। समझ में आ गया? लेकिन ये कंप्लीटली करेक्ट नहीं है। सभी को ये बात समझ में आ गई? चलो हम आगे बढ़ जाते हैं। अब आप मुझे बताना जरा, यहां पर हम बात कर रहे हैं जैसे ही एल्डोस्टेरॉन रिलीज होगा,
जैसे ही एल्डोस्टेरॉन रिलीज होगा वैसे ही आप मुझे बताइए जरा क्या होगा, ये चैनल्स ओपन, और जैसे ही ये चैनल्स ओपन हो जाएंगे, जैसे ही ये चैनल्स ओपन हो जाएंगे क्या होगा आप मुझे बताओ जरा, यहां पर सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन, तो यहां पर नॉर्मल रीएब्जॉर्प्शन हुआ या कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन हुआ? कंडीशनल, कौन सी कंडीशनल? जब एल्डोस्टेरॉन रिलीज होगा तब सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन होगा, एल्डोस्टेरॉन रिलीज होगा तब आप मुझे बताओ जरा सोडियम का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। आगे आ जाइए, अब आप मुझे बताना हम किसकी बात कर रहे हैं, डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल, किसकी बात कर रहे हैं, डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल। तो मुझे बताओ जरा डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल में जैसे एल्डोस्टेरॉन आया, ये चैनल्स ओपन हो गए, ये चला गया, इसके पीछे पीछे वाटर भी जाएगा, समझ में आ गया, लेकिन वाटर के जाने का रास्ता अपना अलग है, सोडियम के जाने का अपना रास्ता अलग है। तो ये देखो, इसकी वजह से ये गया, इसकी वजह से ये गया, क्लियर हो गया। अब आप मुझे बताओ जरा, ये ल्यूमेन है और ल्यूमेन में आप जानते हो CO2 प्रेजेंट है, तो CO2 क्या हो जाएगी, सेल के अंदर जाएगी, वाटर से कंबाइन करेगी, H2CO3 बनाएगी, H2CO3 में से आप मुझे बताना जरा H प्लस साइन यहां आ जाएंगे, अगेन उसी मैकेनिज्म से सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोर्टर से, और HCO3 यहां रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे, इसका सिक्रीशन हो जाएगा। लेकिन अब आप जानते हो कि ये क्या है, बोलो जरा, दे आर क्या है, ये H प्लस आइन जो एसिडिटी प्रोवाइड करेंगे। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, बोलो जरा जल्दी से, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? सभी को ये बात अच्छे से समझ में आ गई? सर लेकिन अब तो एनसीईआरटी वैलिड नहीं होगी। बेटा कुछ नहीं कर सकते, कल जो उन्होंने कर दिया ना, वो मतलब ऐसा कांड कर दिया ना, अब होगा क्या, एनसीईआरटी में बहुत सारी चीजें हैं जो गलत दी हुई हैं, बहुत सारी चीजें गलत दी हुई हैं, ठीक है, और उनमें वो एनसीईआरटी को फॉलो कर लेते हैं। कल वाले क्वेश्चन में उन्होंने एनसीईआरटी को गलत करवा दिया, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या बोलेंगे। इसीलिए आप इस बात को बहुत अच्छे से समझो, आप बहुत अच्छे से समझो, अभी एनसीईआरटी को करते जाओ। और करेक्ट ये है, क्या करेक्ट है कि जैसा थिक असेंडिंग होता है वैसा ही ऑलमोस्ट डीसीटी का अगला पार्ट होता है, आगे वाला पार्ट। जैसे मान लो हमारी बॉडी है, सिर से लेके कमर तक और कमर से लेके पैर तक, क्लियर है, तो यहां से यहां तक ये आगे वाला पार्ट है, कमर से लेके पैर तक पीछे वाला पार्ट है। तो ये वाला पार्ट बिल्कुल असेंडिंग, थिक असेंडिंग की तरह होता है, नीचे वाला पार्ट बिल्कुल कलेक्टिंग डक्ट की तरह होता है। समझ में आ गया, ये एक्चुअल है। सभी को ये बात अच्छे से समझ में आ गई कि नहीं आ गई? चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर हो गया। तो यहां पर आप मुझे बताओ, अमोनिया जो है, अमोनिया जो है, बोलिए जरा जल्दी से, ये अमोनिया इससे कंबाइन होगा, और जब अमोनिया इससे कंबाइन हो जाएगा तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और इसी ड्यूरेशन में K प्लस आइन का भी सिक्रीशन होगा। किसका सिक्रीशन होगा? K प्लस आइन का भी सिक्रीशन होगा। सभी को क्लियर हो गया? बोलो जरा जल्दी से, क्या हम आगे बढ़ जाएं? चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। अब आप मुझे बताओ, पीसीटी और डीसीटी में हम डिफरेंस देखते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? पीसीटी और डीसीटी का डिफरेंस देख रहे हैं। बेटा कुछ फालतू की बात मत करो, समझ में आ गया? कुछ फालतू की बात मत करो, केवल और केवल पढ़ने पर फोकस करो। क्या होगा, आपसे ज्यादा चिंता हमको है। समझ में आया? तो यदि कुछ भी ऐसा लगेगा, आपको बस फॉलो करना है, यही हर चीज पे क्या होगा क्या होगा क्या होगा करोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा। सिलेक्ट होना है तो अच्छे से पढ़ाई करते रहो, और बहुत डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं ये, समझ में आ रहा है? मुझे बताओ, पीसीटी में ब्रश बॉर्डर है, यहां नहीं है, यहां 70 से, इसी वजह से यहां से 70 से 80% रीअब्सॉर्ब होगा, यहां पर बहुत कम होगा, यहां पर बहुत कम रीअब्सॉर्प्शन होता है, ऑलमोस्ट 10 से 20% के अराउंड रीअब्सॉर्प्शन होता है। आगे आ जाइए। अब आप मुझे बताओ जरा, यहां पर एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम, यहां पर कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम, एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम, कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम, एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम, कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम बन जाएगा। आगे आ जाइए। अब आप मुझे बताइए जरा, हम किसकी बात कर रहे हैं? यहां पर एल्डोस्टेरॉन सेंसिटिविटी एब्सेंट है, यहां पर एल्डोस्टेरॉन सेंसिटिविटी प्रेजेंट है। आगे आ जाइए। अब आप मुझे बताओ जरा, यहां पर भी H प्लस आइन का सिक्रीशन, अमोनिया का सिक्रीशन, H प्लस आइन का सिक्रीशन, अमोनिया का सिक्रीशन, लेकिन यहां K प्लस आइन का भी सिक्रीशन हो रहा है। अगेन सेकेंड ब्लेंडर ऑफ एनसीईआरटी। समझ में आ गया? यहां पर भी होता है और यहां पर दोनों डायरेक्शन में चलता है। मतलब आप ये समझना कि ऐसा भी होता है और ऐसा भी होता है, दोनों चीजें चलती हैं। लेकिन एनसीईआरटी ने ऐसा दिया हुआ है, और वो भी इस साल
नई एनसीईआरटी में करेक्ट करके दिया हुआ है, मतलब पहले सही था अब उसको करेक्ट करके इनकरेक्ट कर दिया। समझ में आ गया? तो अभी हमको एनसीईआरटी को फॉलो करना है, हमको एनसीईआरटी को फॉलो करना है। और आप लोगों को जरूर इस पे ये करना चाहिए कि आपको एटलीस्ट ट्वीट करना चाहिए कि भाई जब एनसीईआरटी का आंसर गलत है सो प्लीज सजेस्ट अबाउट द रेफरेंस बुक, हम उसी रेफरेंस बुक को फॉलो करेंगे। एटलीस्ट आप लोगों को ये ट्वीट जरूर करना चाहिए। समझ में आ गया कि यदि ये तो आपके हक की बात है कि यदि आपने एनसीईआरटी के आंसर को गलत कर दिया तो आप हमको बताइए आप कौन सी बुक को कंसीडर करेंगे, उस बुक का हमको नाम बताइए, चारों सब्जेक्ट में वी विल फॉलो इट। बस खत्म काम, ये काम आपको जरूर करना चाहिए। समझ में आ गया? तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब आप मुझे बताइए जरा, हम किसकी बात कर रहे हैं? बाइकार्बोनेट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? बाइकार्बोनेट की बात कर रहे हैं। तो मुझे बताओ बाइकार्बोनेट 90% यहां से रीअब्सॉर्ब होगा, यहां से 5 से 10% रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। अब आप मुझे बताना कलेक्टिंग डक्ट, तो यदि एडीएच नहीं है, यदि एडीएच नहीं है तो आप मुझे बताओ थोड़े से वाटर चैनल है तो थोड़ा सा वाटर का रीअब्सॉर्प्शन होगा। लेकिन यदि एडीएच आ गया, एंटी डायूरेटिक हार्मोन आ गया, इंक्रीज नंबर ऑफ एक्वापोरिन बढ़ जाएंगे जिसकी वजह से रीअब्सॉर्प्शन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से रीअब्सॉर्प्शन बढ़ जाएगा। डायूरेसिस मतलब ज्यादा सूसू, एंटी डायूरेसिस मतलब कम सूसू। सभी को बात अच्छे समझ में आ गई? तो डायूरेसिस और एंटी डायूरेसिस का मतलब आपको समझ में आया? बोलो जरा जल्दी से। सभी को ये बात अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई? बताइए जरा जल्दी से। सभी को ये बात अच्छे से समझ में आ गई? बोलो जरा, सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? किसी को इसमें कोई डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ। तो यहां पर आप मुझे बताओ विदाउट एडीएच, ये मैंने बता दिया। और एक चीज याद रखना, ये जो टर्मिनल बिल्कुल नीचे का पार्ट होता है ये थोड़ा सा यूरिया के लिए परमेबल होता है, यहां से यूरिया का रीअब्सॉर्प्शन होता है। किसका होता है? यूरिया का होता है। क्लियर हो गया? बोलो जरा जल्दी से। तो यूरिया का रीअब्सॉर्प्शन टर्मिनल पार्ट से होता है। तो आप मुझे बताओ डायूरेसिस मतलब, डायूरेसिस मतलब ऑडियो क्लियर, वीडियो क्लियर, ऑडियो वीडियो से सिंक है? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जो लास्ट क्लास में पढ़ा था। लास्ट क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट थी तो एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो मुझे बताइए जरा, मैंने आपको बताया था डायूरेसिस, एक वर्ड है डायूरेसिस और दूसरा वर्ड है एंटी डायूरेसिस। तो देखो जरा, डायूरेसिस वर्ड का मतलब होता है इंक्रीज यूरिन का वॉल्यूम। और आप मुझे बताओ जरा इसका मतलब क्या हो जाएगा? लेस रीअब्सॉर्प्शन हुआ और डाइल्यूटेड यूरिन प्रोड्यूस हुई। देखो कितना आसान है, डायूरेसिस मतलब डाइल्यूटेड यूरिन, डायूरेसिस मतलब डाइल्यूटेड यूरिन। क्लियर है? दूसरा आप मुझे बताइए एंटी डायूरेसिस, एंटी डायूरेसिस मतलब यूरिन का वॉल्यूम कम कर देना। क्या कर देना? यूरिन का वॉल्यूम कम कर देना। इसका मतलब मोर रीअब्सॉर्प्शन हुआ है। क्या हुआ है? मोर रीअब्सॉर्प्शन हुआ है और कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस हो रही है। तो सभी को बन जाएगा। आगे आ जाइए। अब आप यहां पर जरा ध्यान से देखना, ये क्या बनाया? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस के बाद ये क्या बनाया? बोमन्स कैप्सूल। आप जानते हो यहां से फिल्ट्रेशन होगा, ये जीएफआर हो गया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। क्लियर हो गया? जीएफआर आप जानते हो 1 मिनट में कितना होता है? 125 ml पर मिनट। अब इसमें से 70 से 80% सोडियम चला जाता है, उसके पीछे उतना ही वाटर चला जाता है पैसिवली, 100% ग्लूकोज अमीनो एसिड फॉस्फेट चले जाते हैं और 90% बाइकार्बोनेट चला जाता है। अब फ्लूइड आगे बढ़ता है। मुझे बताओ जरा यहां पर ऑस्मोलैरिटी कितनी होगी? यहां पर यदि 300 है तो यहां पर भी 300 होगी। ऐसा क्यों होगा मुझे बताइए जरा? ऐसा इसीलिए होगा, ऐसा इसीलिए होगा, आप मुझे बताइए। सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो यहां पर ये ऐसा इसीलिए होगा, केवल इसीलिए ऐसा होगा क्योंकि 70 से 80% सॉल्ट निकाला तो उतना ही पानी भी निकाल लिया और बाकी इनका रोल बहुत ही ज्यादा नेग्लिजिबल होता है, मतलब कंसंट्रेशन बढ़ाने में। तो अब यहां का भी 300 है। अब जैसे ही नीचे आएंगे, देखो जरा यहां पर वाटर चैनल लगे हुए हैं। यहां पर क्या लगे? आप मुझे बताओ जरा। वाटर चैनल लगे हुए हैं। बोलिए सर जल्दी से, क्या लगे हुए हैं? यहां पर वाटर चैनल्स लगे हुए हैं। तो जब यहां पर वाटर चैनल्स लगे हुए हैं तो केवल यहां से वाटर बाहर जाएगा, यहां सॉल्ट चैनल नहीं है तो सॉल्ट बाहर नहीं जा पाएगा। अब फ्लूइड जो है वो इस तरीके से ऊपर आएगा। अब जब फ्लूइड इस तरीके से ऊपर आएगा तो यहां पर सोडियम चैनल है लेकिन वाटर चैनल नहीं है, तो यहां से सोडियम बाहर जाएगा लेकिन वाटर बाहर नहीं जाएगा। अब जब ये ऊपर जाएगा तो आप मुझे बताओ यहां से एक्टिवली पंप कर दिया जाएगा सोडियम को बाहर। क्या कर दिया जाएगा? एक्टिवली सोडियम को बाहर पंप कर दिया जाएगा।
तो और सोडियम बाहर चला जाएगा। तो यहां पर जब पहुंचेगा तो आप मुझे बताओ जरा, यहां से इसने सोडियम को बाहर फेंक दिया, तो जब सोडियम को बाहर फेंक देंगे तो कंसंट्रेशन कम होने लगेगी। भाई ये सोडियम को निकालता जा रहा है, निकालता जा रहा है, निकालता जा रहा है। तो यहां पहुंचते पहुंचते 100 से 200 मिली ऑस्मोल इसका हो जाएगा। क्लियर हो गया? बोलो जरा जल्दी से, क्या हो जाएगा? 100 से 200 यहां पर हो जाएगा। अब इसके बाद आप मुझे बताना जरा, यहां से अगेन सोडियम रीएब्सॉर्ब, सोडियम के पीछे पीछे वाटर, और आप मुझे बताओ बचा हुआ बाइकार्बोनेट। लेकिन यहां से सिक्रीशन होगा H+ आयन का। आप जानते हो कैसे सिक्रीशन होता है, आपको मालूम है ना, CO2 वही सेम मैकेनिज्म, बाइकार्बोनेट इस तरफ, H+ आयन इस तरफ, और K+ का भी सिक्रीशन, और इस H+ आयन को न्यूट्रलाइज करने के लिए अमोनिया का। अब ये यहां से चलते हुए कहां आएगा? कलेक्टिंग डक्ट में। तो कलेक्टिंग डक्ट आप मुझे बताओ परमिएबल होती है किसके लिए? वाटर के लिए, लेकिन सॉल्ट के लिए नहीं होती। केवल ये थोड़ा सा पोर्शन हटा दिया जाए बस, जो यूरिया के लिए होता है, जहां से यूरिया वेरी स्मॉल अमाउंट में रिलीज होता है। तो आप मुझे बताओ, यहां पर आप देखना, इसकी ऑस्मोलैरिटी अप्रोक्सीमेटली 300 मिली ऑस्मोल है। क्लियर हो गया? और यहां से आप मुझे बताओ, जब ब्लड फिल्टर होके आएगा उसका भी उतना ही है, क्योंकि सारे मिनरल्स सेम है। अब जब ये यहां पर जाएगा इसका भी 300 है। रीजन क्या है? क्योंकि 70% सॉल्ट निकाला तो 70% वाटर निकल गया। इनका रोल बहुत ही ज्यादा नेग्लिजिबल होता है, बहुत ही ज्यादा इनका क्या होता है? नेग्लिजिबल। सभी को पूरा क्लियर हो गया? किसी को इसमें कोई डाउट है, कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ। तो देखो, ब्लड की ऑस्मोलैरिटी 300 होती है, सी वाटर की ऑस्मोलैरिटी 1000 होती है, यूरिन की ऑस्मोलैरिटी 1200 होती है। इसका मतलब आप मुझे बताना, जो यूरिन की ऑस्मोलैरिटी है इट इज ग्रेटर देन सी वाटर और इट इज लेस देन सी वाटर। बताओ जरा जल्दी से, बोलिए जरा जल्दी से। सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? बताइए जरा जल्दी से, सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? किसी को इसमें डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? ऑस्मोलैरिटी ऑफ यूरिन इज 4 टाइम्स एज कंपेयर टू ब्लड। क्लियर हो गया? अभी एनसीईआरटी का आपको ध्यान नहीं देना है, बीच में एनसीईआरटी पढ़ के मत बैठो। यदि पढ़ के बैठोगे कॉन्सेप्ट कबाड़ा हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर कलेक्टिंग डक्ट में दिया हुआ है K+ और H+ आयन के लिए, लेकिन अभी उसको नहीं देखना है। पहले इसका मैकेनिज्म देखो, इसका कॉन्सेप्ट समझो, फिर मैं आपको बता दूंगा। तो सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? क्या हम आगे बढ़ जाएं? अब आप यहां पर जरा ध्यान से देखना, जैसे यहां से 300 वाला इंटर हुआ, अब पूरे मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम का, पूरे मेड्यूला का जो स्पेस है, इंटरस्टिशियल स्पेस है, सब जगह की ऑस्मोलैरिटी 300 है। जब यहां भी 300, यहां भी 300, तो क्या वाटर बाहर जाएगा? नहीं जाएगा। यहां भी 300, यहां भी 300, तो क्या वाटर बाहर जाएगा? नहीं जाएगा। यहां भी 300, यहां भी 300, तो क्या वाटर बाहर जाएगा? नहीं जाएगा। अब यहां भी 300, यहां सब जगह 300, लेकिन जैसे यहां पर पहुंचा, थिक असेंडिंग पर पहुंचा, ये क्या करेगा? अंदर से सोडियम को पकड़ के बाहर फेंक देगा, अंदर से सोडियम को पकड़ के बाहर फेंक देगा। और जब अंदर से सोडियम का पकड़ के बाहर फेंक देगा, बोलिए जरा जल्दी से, जब अंदर से सोडियम को पकड़ के बाहर फेंक देगा तो क्या हो जाएगा? आप मुझे बताइए जरा। यहां पर जो ऑस्मोलैरिटी है वो कितनी हो जाएगी? 400। कितनी हो जाएगी? आप मुझे बताओ जरा। 300 + 100 कितनी हो जाएगी? 400। अरे सभी को क्लियर हो गया? अब मुझे बताओ, अब फ्लूइड तो 300 का ही आ रहा है, लेकिन बाहर ऑस्मोलैरिटी क्या है? 400। इसका मतलब बाहर सॉल्ट क्या है? ज्यादा। तो हमेशा पानी किसकी तरफ जाता है? सॉल्ट की तरफ। तो अब आप मुझे बताओ जरा, यहां पर पूरे में 400 हो गया। अब जब 400 हो गया तो जैसे ये फ्लूइड आएगा, ये वाटर लूज करना शुरू करेगा। देखो 300, 300 से 320, 380 और 400, जब तक कि दोनों जगह बराबर नहीं हो जाएगा, जब तक कि दोनों जगह बराबर नहीं हो जाएगा, तब तक आप मुझे बताइए जरा, ये वाटर निकलता जाएगा। तो यहां पर अब आप मुझे बताओ, सपोज करो ये 400 वाला, अभी मैं केवल वाटर से बता रहा हूं, समझना जरा बहुत अच्छे से। अभी सॉल्ट को मत लेकर आना, हम एक एक पार्ट को देख रहे हैं। अब मान लो 400 का पहुंच गया, तो जब ये 400 का पहुंच जाएगा तो आप मुझे बताना, जब तक वाटर बाहर फ्लो करेगा, जब तक कि अंदर बाहर दोनों जगह 400 ना हो जाए। अब जैसे यहां पहुंचा, ये फिर से सोडियम को बाहर फेंक देगा। जब सोडियम को बाहर फेंक देगा तो इस इंटरस्टिशियल स्पेस की ऑस्मोलैरिटी जो 400 थी अब 500 हो जाएगी। तो अब तब तक वाटर रिलीज होगा जब तक कि इसके अंदर, टिब्यूल के अंदर 500 ना हो जाए। अब 500 से आप मुझे बताओ जरा, ये इंटर करेगा और फिर से ये बाहर फेंक देगा। तो 500 से आप मुझे बताओ कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। अरे सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो इस तरीके से कंसंट्रेशन को
बढ़ाता जाएगा। सभी को क्लियर हो गया? असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिम्ब हैव अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो। देखो, इसका नीचे इसका ऊपर, नीचे जाएगा तो याद रखना हमेशा पानी गिरेगा, ऊपर जाएगा तो हमेशा सॉल्ट गिरेगा। तो अब आप देखो जरा, इसके फेंकने की वजह से ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस था, ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस था, इस स्पेस में आप मुझे बताना ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई 300, 400, 600, 800, 1000, 1200। तो अब यहां से 300 वाला आएगा, जब तक वाटर बाहर जाएगा, जब तक कि दोनों जगह 400 ना हो जाए। फिर यहां देखो आगे बढ़ा, यहां 600 है तो तब तक जाएगा जब तक 600 ना हो जाए। फिर आप मुझे बताओ, नीचे 800 है तो तब तक जाएगा जब तक कि 800 ना हो जाए। नीचे 1000 है तो तब तक जाएगा जब तक कि 1000 ना हो जाए। अब जब तक जाएगा जब तक कि 1200 ना हो जाए। तो ये सभी को क्लियर हो गया। ascending is increasing concentration in descending by throwing salt into medullary interstitium. This is called as counter current multiplier. तो मुझे जरा जल्दी से बताइए, क्या आपको काउंटर करंट मल्टीप्लायर समझ में आया? बोलिए जरा जल्दी से, क्या आपको काउंटर करंट मल्टीप्लायर समझ में आया? ये क्या हो रहा है बेटा? ये क्या हो रहा है? फालतू की स्पैमिंग, वानी, साहिद, इन सबको मैं ब्लॉक करवा दूं क्या? मैं सबको ब्लॉक करा दूं क्या? फिर सही लगेगा? ब्लॉक करा दूं, आईडी कैंसिल करा दूं? बेटा पढ़ो, ठीक है? ये सब फालतू का डिस्कशन यहां करने की जरूरत नहीं है। ये सारे डिस्कशन आप यहां पर करोगे, फालतू में आपका नुकसान होगा, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। इसीलिए इस बात को बहुत अच्छे से समझो। तो ये सभी को क्लियर हो गया? मुझे बताओ, क्या काउंटर करंट मल्टीप्लायर सभी को समझ में आया? क्या काउंटर करंट मल्टीप्लायर सभी को अच्छे से समझ में आया या नहीं आया? बोलिए जरा जल्दी से। हो गया पूरा क्लियर? क्या हम आगे बढ़ जाएं? अब आप यहां पर जरा ध्यान से देखना। अब हम बात कर रहे हैं, ये देखो जरा, ये कॉर्टेक्स है, ये आउटर मेड्यूला है, ये इनर मेड्यूला है। तो मुझे बताओ, जैसे जैसे हम इनर मेड्यूला की तरफ जाएंगे, एज वी आर मूविंग फ्रॉम आउटर टू इनर मेड्यूला, मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम कंसंट्रेशन और ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज ड्यू टू कंटिन्यूअस डंपिंग ऑफ सोडियम बाय असेंडिंग लिम्ब। इसकी वजह से आप मुझे बताओ, कंटिन्यूअसली ऐसा होता जा रहा है। अब मुझे बताओ, यदि मैं ऊपर की तरफ जाऊं, यदि मान लो मैं ऊपर की तरफ जाऊं, तो मुझे बताओ जरा क्या होगा? फटाफट आप मुझे बताना। कंसंट्रेशन लूज होती जाएगी, क्योंकि ये सॉल्ट को बाहर फेंक रहा है। तो आप मुझे बताओ, नीचे की तरफ जा रहे हैं तो कंसंट्रेशन बढ़ रही है, क्योंकि ये सॉल्ट को बाहर फेंक रहा है। ऊपर की तरफ जा रहे हैं तब कंसंट्रेशन कम हो रही है, क्योंकि नीचे वाला सेगमेंट सॉल्ट को बाहर फेंक रहा है। तो ये आपको बन जाएगा, भाई नीचे फेंक रहा है तो नीचे बढ़ जाएगी। समझ में आ गया? ऊपर कम हो जाएगी, बिल्कुल सिंपल सा है। तो क्या ये असर्शन रीजन क्वेश्चन ऐसे आपसे बन जाएंगे? बताइए जरा जल्दी से। सभी को क्लियर हो गया? अब आप यहां पर जरा ध्यान से देखना। एज फ्लूइड इज मूविंग डाउनवर्ड, इट इज लूजिंग वाटर विच विल ग्रेजुअली इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ द फ्लूइड। तो आप मुझे बताओ जरा, क्योंकि यहां कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो जैसे जैसे वाटर नीचे जाएगा, जैसे जैसे वाटर नीचे जाएगा, वैसे वैसे वाटर लूज होता जाएगा, फ्लूइड नीचे जाएगा, वाटर लीक होते जाएगा। तो जब वाटर निकलता जाएगा, यहां सॉल्ट बचता जाएगा। तो ये यूरिन कंसंट्रेटिंग लूप है। ये क्या है? दिस इज यूरिन कंसंट्रेटिंग लूप, दिस इज यूरिन कंसंट्रेटिंग लूप। दूसरी तरफ आप मुझे बताइए, अब जब ये ऊपर जाएगा, तो ये देखो जरा, ये सॉल्ट को लूज करना शुरू करेगा, ये सॉल्ट को लूज करना शुरू करेगा। और जब ये सॉल्ट को लूज करना शुरू करेगा, तो यहां से सॉल्ट निकाला, ऑस्मोलैरिटी कम, और निकाला और कम, और निकाला और कम, और निकाला और कम, और निकाला और कम। तो एज फ्लूइड इज मूविंग अपवर्ड, इट इज लूजिंग सोडियम विच विल डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ फ्लूइड, यूरिन डाइल्यूटिंग सेगमेंट। और आप मुझे बताना जरा, कलेक्ट यहां पर डीसीटी तक पहुंचते पहुंचते अप्रोक्सीमेटली ये कितना हो जाता है? आप मुझे बताइए जरा। डीसीटी तक पहुंचते पहुंचते अप्रोक्सीमेटली ये 100 से 200 रह जाता है। कितना रह जाता है? आप मुझे बताओ जरा। 100 से 200 रह जाता है मिली ऑस्मोल। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन था, इसके ऊपर एक क्वेश्चन था, याद है ना? इसके ऊपर क्वेश्चन दिया था एग्जाम में। तो क्या आपको ये बन जाएगा? बोलिए जरा जल्दी से। सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? किसी को इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो बता दीजिए। एक बार ये वाला डायग्राम बनाओ, एक बार ये वाला डायग्राम बनाओ।
डन। अभी बताता हूं वासारेक्टा के बारे में। डन, बना लिया। अब आप आगे आ जाइए। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज कॉल्ड एज यूरिन कंसंट्रेटिंग लूप। इट इज कंटिन्यूअसली लूजिंग वाटर, ये वाटर को लूज कर रहा है। असेंडिंग लिम्ब इज कॉल्ड एज यूरिन डाइल्यूटिंग लूप। इट इज कंटिन्यूअसली लूजिंग सॉल्ट, ये कंटिन्यूअसली सॉल्ट को बाहर फेंक रहा है। बन जाएगा। अब आप यहां पर जरा ध्यान से देखना, ये देखो जरा, ये मैंने आपको बता दिया था कि जब नीचे आएगा तो पानी निकलेगा। यहां पर भी आप मुझे बताओ, जब नीचे आएगा तो पानी निकलेगा, और जब पानी को निकालेंगे किसी भी चीज से तो क्या होगा? आप मुझे बताओ जरा, जब पानी को निकालेंगे किसी भी चीज से तो क्या हो जाएगा? बोलिए जरा जल्दी से, तो क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए जरा। ऑब्वियसली कंसंट्रेट होगा, लेकिन जब ऊपर जाएंगे तो सॉल्ट लूज होगा, तो नीचे आने वाला वाटर को निकाल रहा है जिसकी वजह से कंसंट्रेट हो रहा है, ऊपर जाने वाला सॉल्ट को निकाल रहा है, इसकी वजह से यहां पर कंसंट्रेशन लूज हो रही है। क्लियर हो गया? ये नीचे आने वाला वाटर को निकाल रहा है, इसीलिए कंसंट्रेशन यहां पर बढ़ रही है। तो ये मैंने आपको समराइज कर दिया। अब आप देखना जरा, टर्मिनल पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट इज लिटिल परमिएबल फॉर यूरिया, तो लिटिल अमाउंट ऑफ यूरिया लीक्ड इनटू स्पेस। अब एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर ये यूरिया लीक करने की जरूरत क्या है जब ऑलरेडी सोडियम उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा है। समझ में आया? आप इस तरीके से समझो, मान लो आपके 680 नंबर आ रहे हैं, आपको कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन 690 आ जाए तो कोई नुकसान हो जाएगा क्या? फायदा ही होगा ना। तो इसी तरीके से ये उसमें एक एडिशनल रोल प्ले कर रहा है। क्या कर रहा है? एडिशनल रोल प्ले कर रहा है। कौन सा रोल प्ले कर रहा है? एडिशनल रोल प्ले कर रहा है कि यहां से यूरिया जब बाहर जाएगा, यहां से जब यूरिया बाहर जाएगा और यहां से वापस चला जाएगा, और ऐसे ये रिसाइकल होता जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज यूरिया रिसाइकल। लेकिन इस रिसाइकल में इंटरस्टिशियल स्पेस की ऑस्मोलैरिटी बढ़ जा रही है। तो ये सभी को क्लियर हो गया? इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आज तक इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आया है। यहां पर मार्क कर लेना नीट 2000, यदि नीट हुआ तो ठीक है। नीट 2025 क्लियर हो गया? तो इसमें ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, सभी को बन जाएगा। आगे आ जाइए। अब आप देखो जरा, ये मैंने बना दिया, दिस इज वासा रेक्टा। अब वासा रेक्टा इस तरीके से होती है। क्लियर हो गया? तो आप देखो जरा, इसमें ऊपर की तरफ जा रहा है, इसमें नीचे की तरफ जा रहा है, और ये फ्रीली परमिएबल होती है। यहां से सॉल्ट को डंप करेगा, ये सॉल्ट को रिसीव कर लेगा। समझ में आ गया? यहां से ये वाटर को डंप करेगा, ये वाटर को रिसीव कर लेगा। दे आर फ्रीली परमिएबल। ये सॉल्ट को बाहर फेंक रहा है, ये सॉल्ट को ले रहा है। ये आप मुझे बताओ, वाटर को बाहर फेंक रहा है, ये वाटर को ले रहा है। तो ये बिल्कुल फ्रीली परमिएबल होती हैं। दे आर फ्रीली परमिएबल। अरे सभी को बन जाएगा? बोलो जरा जल्दी से। ये तब तक करेंगे जब तक दोनों जगह बराबर ना हो जाए, ये ऐसा करते रहेंगे। ये देखो जरा, ये सोडियम को बाहर फेंक रहा है, सॉरी ये वाटर को बाहर फेंक रहा है, ये वाटर को ले रहा है। कब तक लेगा? जब तक कि यहां और यहां पर वाटर बराबर ना हो जाए। यहां जितना, मान लो यहां पर सपोज करो 100 ml वाटर है, तो यहां भी 100 हो जाना चाहिए। यहां 200 है तो यहां भी 200 हो जाना चाहिए। मतलब ये एक्सचेंज कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि सपोज करो आप लोग स्कूल में टिफिन लेके बैठते थे, मान लो कोई पराठा लेकर आया, कोई इडली लेकर आया, कोई पोहा लेकर आया, ठीक है, कोई सैंडविच लेकर आया, तो आपने क्या किया? एक्सचेंज कर लिया, सबने मिल बांट के उसको एक्सचेंज कर लिया। तो यहां पर इंटरस्टिशियल स्पेस और इसके बीच में एक्सचेंज चलता है, क्योंकि ये फ्रीली परमिएबल होते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज काउंटर करंट एक्सचेंजर। आप खुद देखो जरा, इसका फ्लो और इसका फ्लो अपोजिट है, तो काउंटर करंट हो गया। लेकिन ये क्या कर रहा है? इट इज एक्सचेंजिंग द मटीरियल विथ लूप ऑफ हेनले। दैट्स, आप मुझे बताओ, लूप ऑफ हेनले से या फिर इंटरस्टिशियल स्पेस से। That's why it is called as counter current exchanger. बोले जरा जल्दी से, क्या बोलेंगे इसको? काउंटर करंट एक्सचेंजर। सभी को बन जाएगा? क्या बोलेंगे इसको? काउंटर करंट एक्सचेंजर। सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? ईमानदारी से मुझे बता दो, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सभी को अच्छे से क्लियर हो गया? ये देखो, काउंटर करंट मल्टीप्लायर कौन बनाता है? लूप ऑफ हेनले। एक्सचेंजर कौन बनाता है? वासा रेक्टा। जनरेट हाई ऑस्मोलैरिटी, मेंटेन हाई ऑस्मोलैरिटी इंटरस्टिशियम। ये मेंटेन करता है, ये जनरेट करता है, ये मेंटेन करता है। सभी को क्लियर हो गया? फिर से आपको एक बार बता दे रहा हूं, जरा ध्यान। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं।
आज ये इस चैप्टर की लास्ट क्लास है, हम इसकी एनसीईआरटी भी कर लेंगे। तो मुझे बताओ, ये मैंने आपको काउंटर करंट मल्टीप्लायर बताया था कि ये जो असेंडिंग लिंब है ये क्या कर रहा है, ये यहां से सॉल्ट को बाहर फेंक रहा है, जिसकी वजह से यहां सॉल्ट डिपॉजिट होता जा रहा है। और जब सॉल्ट डिपॉजिट होता जाएगा तो आप मुझे बताओ यहां कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी तो पानी बाहर आता जाएगा। ये देखो जरा, यहां पर आप मुझे बताओ जब ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो कंसंट्रेशन कम हो रही है, मतलब सॉल्ट लूज करता जा रहा है। तो यहां से पानी लूज कर रहा है तो कंसंट्रेशन बढ़ रही है, यहां से सॉल्ट लूज कर रहा है तो कंसंट्रेशन कम हो रही है। सभी को बन जाएगा। और आप मुझे बताओ जरा, ये बस क्या करता है, इससे एक्सचेंज करता है, तो इसको हम बोल देते हैं काउंटर करंट एक्सचेंजर। अब आप देखो जरा, RAAS सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, सभी को क्लियर हो गया? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम क्लियर हो गया। तो मुझे बताओ जरा, रेनिन क्या करेगा? रेनिन रिलीज होगा जैसे ही ब्लड प्रेशर कम होगा, वो रिलीज करवाएगा एंजियोटेंसिन को, वो आप मुझे बताओ कन्वर्ट करेगा एल्डोस्टेरॉन को, और जिसकी वजह से सोडियम एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा और जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। सभी को क्लियर हो गया? अब देखो जरा, नो फ्लूइड और ब्लड लॉस, यदि ऐसा नहीं हुआ तो यहां पर कोई रेनिन सीक्रेट नहीं होगा। लेकिन मान लो फ्लूइड लॉस हो गया, लेस ब्लड विल रीच टू हार्ट, लेस वेंट्रिकल फिलिंग। भाई अब आप देखना जरा, ब्लड लॉस हो गया, तो जब ब्लड लॉस हो गया तो आएगा ही कम तो कम भरेगा तो कम जाएगा, और जब कम जाएगा तो कम आप मुझे बताओ ब्लड विल रीचेस टू किडनी, जिसकी वजह से जीएफआर कम हो जाएगा, और जब जीएफआर कम हो जाएगा तो किडनीज विल रिलीज रेनिन। किडनीज क्या रिलीज करेंगी? रेनिन को रिलीज करेंगी। तो आप मुझे बताना जरा, ब्लड लॉस, लेस वेंट्रिकुलर फिलिंग, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट एंड ब्लड प्रेशर, लेस ब्लड विल रीचेस टू किडनी, जीएफआर विल डिक्रीज, किडनी रिलीजेस रेनिन। किडनी क्या रिलीज कर देगी? रेनिन रिलीज कर देगी। क्या रिलीज कर देगी? रेनिन। तो सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया, हम आगे बढ़ जाएं। अब आप मुझे बताना जरा क्या होगा। देखो जरा, लीवर रिलीज करता है एक इनएक्टिव एंजाइम जिसका नाम होता है एंजियोटेंसिनोजन। क्लियर हो गया? अब इसको कन्वर्ट करने का काम, एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? रेनिन। कौन करता है? रेनिन। समझ में आ गया? ये कैस्केड की तरह है कि यदि रेनिन रिलीज नहीं हुआ तो ये कन्वर्जन नहीं होगा। समझ में आ गया? ये रिलीज नहीं हुआ तो ये कन्वर्जन नहीं होगा। मतलब इसके बनने के लिए इन दोनों का रिलीज होना जरूरी है, रेनिन का रिलीज होना भी जरूरी है और एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम का भी है। अब ये जो एंजियोटेंसिन 2 है, ये काफी पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर होता है। क्या होता है? काफी पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर होता है। ये क्या करेगा? ये वेसल को कंप्रेस करेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ एंजियोटेंसिन 2 ये क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा एड्रिनल ग्लैंड को कि सीक्रेट कराओ एल्डोस्टेरॉन, और जैसे ही एल्डोस्टेरॉन सीक्रेट होगा वैसे ही सोडियम एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। कहां से? डीसीटी से। कहां से आप मुझे बताओ जरा? डीसीटी से एंड कलेक्टिंग डक्ट के अपर पार्ट से। तो ये आपको बन जाएगा और ब्लड प्रेशर इन दोनों मैकेनिज्म से बढ़ जाएगा। तो सभी को क्लियर हो गया? तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की वजह से ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है, जीएफआर भी बढ़ रहा है। लेकिन यदि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर दे दिया, यदि क्या दे दिया आप मुझे बताओ जरा? इनहिबिटर दे दिया, तो आप मुझे बताओ ब्लड प्रेशर कम, जीएफआर कम। दैट्स व्हाई एसी इनहिबिटर्स यूज्ड टू ट्रीट हाइपरटेंशन। इसीलिए इसको क्या कर देते हैं आप मुझे बताओ जरा? सभी को पूरा क्लियर हो गया? किसी को इसमें कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? कोई भी डाउट है? इसको एंजियोटेंसिन, अच्छा एंजियोटेंसिनोजन लिख दिया, एंजियोटेंसिन 1 होगा ये। क्लियर है? लिखने में मिस्टेक है, एंजियोटेंसिन। लिखने में मिस्टेक हो गई होगी, बोला सही होगा एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 2। ओजन केवल ये है। सभी को क्लियर हो गया? तो ये सभी को बात अच्छे से समझ में आ गई। आगे बढ़ जाएं। अब आप देखना जरा, यहां पर हम, ये मैंने आपको बता दिया। अब आप मुझे बताइए जरा, बिल्कुल सिंपल सा है। जैसे ही ब्लड प्रेशर, जैसे ही ब्लड लॉस हुआ, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हुआ, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हुआ, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ। ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ तो उसको सेंस किसने कर लिया? प्रेशर सेंसिटिव सेल ने, जिनका नाम क्या है? पुलकिसन।
जिनका नाम क्या है पुलकिसन, जिनका नाम क्या है पुलकिसन। ये पुलकिसन सेल क्या कराएंगे, रिलीज कराएंगे रेनिन। क्या रिलीज कराएंगे, रेनिन। क्लियर हो गया। अब आप मुझे बताओ जरा, इन्होंने रेनिन रिलीज तो कर दिया, ठीक है, लेकिन अभी आप मुझे बताओ अभी भी ब्लड प्रेशर कम है, तो जीएफआर भी कम है। यहां से जो ब्लड फ्लो करेगा वो पहले ऐसे जाता था, अब ऐसे ऐसे जाएगा, आराम से जाएगा। और जब आराम से जाएगा तो रीएब्जॉर्प्शन कम होगा, या फिर आप मुझे बताओ रीएब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। रीएब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। जब रीएब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा तो यहां पर सोडियम कम पहुंचेगा, और जब सोडियम यहां पर कम पहुंचेगा तो यहां पर सोडियम सेंसर्स होते हैं। यहां कौन प्रेजेंट होते हैं आप मुझे बताओ जरा, सोडियम सेंसर्स। और ये सोडियम सेंस कर लेंगे कि सोडियम की कमी हो गई है, तो ये क्या करेंगे, ये इसको और स्टिमुलेट करेंगे, ये इसको स्टिमुलेट करेंगे कि तुम और ज्यादा रेनिन रिलीज करो। रेनिन रिलीज होगा तो ब्लड प्रेशर और जीएफआर दोनों बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर और जीएफआर दोनों बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर और जीएफआर दोनों बढ़ जाएगा। तो सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया, बताइए जरा जल्दी से। सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? किसी को इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ। सभी को ये क्लियर हो गया? पहले इतना अच्छे से समझो, मुझे बताओ नॉर्मल कार्डियक आउटपुट है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, नॉर्मल जीएफआर है, नॉन रेनिन विल रिलीज, रेनिन सिक्रीशन नहीं होगा, रेनिन का सिक्रीशन नहीं होगा। यहां पर 70%, यहां 15 से 20%, यहां 10%। लेकिन आप मुझे बताओ जैसे ही ब्लड प्रेशर डाउन हुआ, सबसे पहले पुलकिसन ने रिलीज किया रेनिन। क्लियर हो गया? पुलकिसन ने रिलीज किया रेनिन। जीएफआर कम हुआ तो यहां पर फ्लो स्पीड क्या हो गई, कम, तो यहां मोर रीएब्जॉर्प्शन हुआ, जिससे लेस सोडियम यहां पर पहुंचा। जब लेस सोडियम यहां पर पहुंचा तो इसने इनको बोला कि और रेनिन रिलीज करो, जिससे ब्लड प्रेशर और जीएफआर बढ़ गया। तो सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? बताइए जरा जल्दी से। अब देखो ये ग्लोमेरुलस के पास में है। ये किसके पास में है आप मुझे बताइए जरा, ग्लोमेरुलस के पास में है। ये किसके पास में है? इट इज प्रेजेंट नियर द ग्लोमेरुलस। तो जब ये ग्लोमेरुलस के पास में है तो इसीलिए इसको जक्स्टा ग्लोमेरुलस apparatus बोल देते हैं। दिस इज अ बैरोरिसेप्टर प्रेशर सेंसिटिव सेल, दिस इज अ कीमोरिसेप्टर सोडियम सेंसर्स। Every nephron acts as a baroreceptor as well as chemoreceptor। हर एक नेफ्रॉन किसकी तरह वर्क करता है? बैरोरिसेप्टर एंड कीमोरिसेप्टर की तरह वर्क करता है। सभी को क्लियर हो गया? अब आप देखो, टू कंडीशन इन विच रेनिन इज सीक्रेटेड बाय जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus। या तो कार्डियक आउटपुट ब्लड प्रेशर कम हो जाए, या फिर आप मुझे बताओ सोडियम डिक्रीज हो जाए डीसीटी में, तो बन जाएगा। सभी को क्लियर हो गया? फिर मैंने आपको बताया था यहां पर कलेक्टिंग डक्ट से ये यूरिन आ जाएगी। यूरिन कहां जाएगी? पेल्विस में। पेल्विस से यूरेटर में जाएगी। अब यूरेटर से आप मुझे बताओ, यूरेटर से कहां जाएगी? यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में दो स्फिंक्टर्स लगे हुए हैं, ऐसी सर्कुलर ऐसी मसल लगी हुई है। पहला वाला इनवॉलेंट्री है कि हमारी मर्जी से नहीं खुलेगा, दूसरा वाला वॉलेंट्री है। अब क्या हो जाएगा, जैसे यहां पर यूरिन आएगी, जब पूरी भर जाएगी तो क्या होगा, ये स्ट्रेच रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाएंगे, दे विल सेंड सिग्नल टू सीएनएस, और सीएनएस इसको ओपन कर देगा, जिसकी वजह से यूरिन आगे आ जाएगी। अब यहां से आगे जाना है कि नहीं जाना, ये हमारे ऊपर है। समझ में आ गया कि क्लास में बैठे हुए तब थोड़ी आ जाना चाहिए। क्लियर हो गया? तो ये सभी को बात अच्छे से समझ में आ गई। तो एज ब्लैडर इज कंप्लीटली फिल्ड विथ यूरिन, stretch receptors are present at the wall of bladder. Stretch receptors send signal to CNS, CNS send signal to involuntary sphincter to open up, urine move हो जाएगी। सभी को क्लियर हो गया? आप बताइए जरा जल्दी से, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? अब देखो कौन कौन से